भाई साहब को नमस्कार। राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। थंबनेल आपने देख लिया, परसेंटेज का कंप्लीट चैप्टर जो कि पेड कोर्स के अंदर है, फ्री में अवेलेबल करा रहा हूँ भाई, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से हम तैयारी कर रहे हैं। तो परसेंटेज जो चैप्टर है आपको कंप्लीट मिलेगा, ऐसा नहीं है कि एक दो वीडियो मिलेगी। कंप्लीट चैप्टर परसेंटेज का आप देखेंगे और बाकी बातें तो आपको पता ही है कि अगर आपने कंप्लीट कोर्स लेना है, अगर परसेंटेज का चैप्टर मैं दे रहा हूँ और धीरे धीरे और भी एक आधा चैप्टर मैं आपके लिए डालूंगा जो इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने फिर भी ये आपने ये सोच रखा है कि भाई कंप्लीट मैथ करना है, तो कंप्लीट मैथ करने के लिए आपको पता है परीक्षा ऐप, जिसका लिंक डाउनलोड लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा का पूरा कोर्स है वो देख सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपने कोर्स लेना है तो मुकेश 40 कोड का यूज करना, जिससे आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाए। 6 महीने की कोर्स की वैलिडिटी है और 120 प्लस घंटे का कोर्स है, तो आपको मैथ बहुत ही जीरो लेवल से और हाई लेवल तक कराया जाएगा। तो अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। भाई साहब को नमस्कार, राम राम। परीक्षा मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सबका स्वागत है। और आज करते हैं एक नया टॉपिक, बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट और जो पूरे मैथमेटिक्स में फैला हुआ है। इसकी जो शाखाएं हैं वो पूरे मैथमेटिक्स में है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो इसके बेस पर चलते हैं, जैसे कि इसके बाद हम जो चैप्टर करेंगे वो इसी के चैप्टर के बेस पर चलेंगे। ये चैप्टर आपको आता है तो उन चैप्टर को आप कर पाओगे, और ये चैप्टर आपको आने का बेस कब बनेगा आपका, जब आप इससे पहले वाला चैप्टर जो कि रेशो प्रोपोर्शन कर लोगे। रेशो प्रोपोर्शन कर लोगे तब आप इस चैप्टर को कर पाओगे, इस चैप्टर को कर लोगे तब अगले चैप्टर कर पाओगे। तो सीक्वेंस वाइज हम हर एक चीज पढ़ते चले जाएंगे। तो चैप्टर का नाम मैं लिख देता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। चैप्टर है अपना भाई आज का परसेंटेज। इसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिशत। क्या बोलते हैं साहब? प्रतिशत। इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंटेज। प्रतिशत परसेंटेज हम आज पढ़ेंगे। और परसेंटेज इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा आसान। अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखूं एक बात कि वेरी 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 इजी, वेरी वेरी इजी टॉपिक अगर कोई है तो वो है परसेंटेज। और वेरी 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 अगर इजी के को हटाकर मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं तो वो बात भी कहीं ना कहीं सत्य है। ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट आता है कि सर ये जो परसेंटेज का चैप्टर है ये इजी कैसे है, ये तो मुश्किल है, इसको तो करने में हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो परसेंटेज का जो चैप्टर है इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान और सिंपल सा होगा ये चैप्टर होता है। परसेंटेज होता क्या है? अगर मैं इसके साइन को गौर से देखूं, अगर मैं इसके साइन को गौर से देखूं तो साइन के अंदर आपको, साइन के अंदर आपको क्या दिखता है? साइन के अंदर आपको क्या दिखता है? ये इसका साइन है। अगर इसके साइन को मैं गौर से देखूं तो इसके अंदर आपको दो जीरो दिखती है और एक एक का दिखता है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं मॉडिफाई करके, इसके पीछे लॉजिक कोई नहीं है। कभी कोई भाई सोचेगा ये लॉजिक है इसका, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि इसके साइन के अंदर हमें 100 दिखता है। 100, दो जीरो और एक का 100 हमें दिखता है। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिलेशन है, कहीं ना कहीं इस चैप्टर के अंदर रिलेशन है किसका? 100 का। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर रिलेशन है किससे? 100 से। कैसे रिलेशन है? इसके नाम पर आते हैं, एक बार प्रतिशत पर आते हैं। प्रति और शत। प्रति, मैंने प्रति को प्रति लिखो, सभी बच्चों को पता है प्रति का मतलब क्या है? पर इंग्लिश में बोलते हैं पर, पी ई आर, पर। ठीक है, प्रति। और शत मैंने सैकड़ा, मतलब के 100। मतलब के हर सैकड़ा, हर सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, हर सैकड़े के बाद कैलकुलेशन, हर सैकड़े के बाद कैलकुलेशन। बात समझ रहे हैं? हर 100 के बाद कैलकुलेशन करना, हर 100 के बाद कैलकुलेशन करना। इस बात को आप नहीं समझ पाओगे। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आप समझोगे कि कैसे इसका मतलब है। मैं कहता हूं कि भाई मैं कहता हूं 200 का, या फिर ऐसे मान लो कि 100 का 8%। 100 का 8% क्या है? मैंने आपसे पूछा कि 100 का 8% क्या है, सिंपल सी बात मैंने पूछी। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आप ऐसे कर दो, 100 गुणा में 8 बटे में 100, और 100 से 100 काट दो, कितना आया? 8। या फिर थोड़े से और समझदार बच्चे होंगे, वो ये कहेंगे कि 100 का 8% 8 ही होता है। 100 का कितना ही परसेंट कर लो उतना ही उसका आंसर होता है। 100 का 8% 8, 100 का 30% 30, 100 का 40% 40। बहुत सारे जो समझदार बच्चे होंगे वो ये बात कहेंगे। लेकिन तो क्या आपको पता है इसका वास्तविक रीजन क्या है? इस 8% जो आपने लिखा है इसका वास्तविक रीजन क्या है? कि 8, 8 प्रतिशत। प्रतिशत मतलब हर 100 के अंदर से 8 वैल्यू निकालनी है। हर 100 में से 8 वैल्यू निकालनी है। बात समझ रहे हैं? हर 100 में से कितनी वैल्यू निकालनी है? 8 वैल्यू निकालनी है। मतलब कि आपके पास 100 कितने हैं? आपको सर 100 तो हमारे पास एक ही है, और इस 100 में से अगर 8 वैल्यू निकालनी तो कितने निकालोगे? आपको सर 8 निकालोगे, तो यही आपका 8% हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो अब और क्लियर होगा। अगर मैं यहां पर लिख दूं 200 का 8%, 200 का 8%। अब आप कहोगे सर आपके डेफिनेशन के हिसाब से कैसे होगा? 8% मतलब कि हर 100 में से
प्रतिशत का मतलब पर सैकड़ा, प्रति सैकड़ा, हर 100 में से 8 बार निकालने हैं। तो आप बताओ यहां पर खुद ही कि इसके अंदर सैकड़े कितने हैं, इसके अंदर 100 कितने हैं। आपको कहोगे सर इसके अंदर 2 बार 100 आ रहा है, 100 प्लस 100, इसके अंदर 2 बार 100 आया ना, तो इस 100 में से 8 निकाल लो और इस 100 में से भी 8 निकाल लो और इनको जोड़ दो, मतलब कि 16 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये है प्रतिशत का असली रूप कि हर 100 में से उसकी कैलकुलेशन करना, हर 100 में से उसकी कैलकुलेशन करना। अगर मान लो आपको पेपर लिखा हुआ है 300 का 12%, तो आपको पता है इसके अंदर 100 कितने हैं। आपको देखो ये जो चीज हमने यहां पर की, इसको आप कैसे कैलकुलेट करते, इसको आप ऐसे कैलकुलेट करते ना, 100 गुणा में 8%, और प्रतिशत की बजाय क्या लगा देते, बटे में 100 लगा देते, ऐसे करते ना, फिर 2 जीरो से 2 जीरो काटते, 8 दूनी 16 करते, तब आपका 16 आता। लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूं कि एक्चुअल में प्रतिशत क्या होता है। तो यहां पर अगर 300 का 12% है, आपको पता है 12 प्रति सैकड़ा लेना, कि हर 100 के बाद, हर 100 में से 12 इकाई आपने बाहर निकालनी है। तो कितनी बार 100 आया इसके अंदर, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो आप कहोगे सर इसके अंदर 12 यहां से ले लो, 12 यहां से ले लो, 12 यहां से ले लो, प्लस प्लस प्लस, 12 दूनी 24, 12 तीस 36, इसका आंसर आ जाएगा 36। कोई समस्या इसमें, कोई दिक्कत। प्रतिशत का जो असली मीनिंग है वो आप समझ पाए, क्या मतलब है प्रतिशत का, वो आप समझ पाए। आगे देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। सिंपल सिंपल सी बात है, प्रतिशत बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है। अगर एक बार आप इसको समझ लोगे तो आपको मजा इतना आएगा इस चैप्टर को करने में, और आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनको आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखो और क्या हो सकता है इसके अंदर। अच्छा, ये तो ये प्रतिशत की बात की, प्रतिशत एक्चुअल में होता क्या है, क्या होता है प्रतिशत। प्रतिशत अब कुछ चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। आपको हर बार देखो, आपको हर बार ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया। ये तो मैंने आपको दिखाया कि परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या है। आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, आपको करना क्या होगा, देखो सारे बच्चे, आपको करना क्या होगा। मान लो आपको दे रखा है 48, मान लो आपको दे रखा है 48 का, 48 का, या फिर देखो मान लो यहां पर हम लेते हैं 400, 400 का 20%, 400 का 20% आपको दिया हुआ है, 400 का 20% आपको दिया हुआ है, 400 का 20%, इसका मतलब क्या है आपने फाइंड आउट करना है। तो मेरे हिसाब से तो आप क्या कहोगे कि सर 400 का मतलब क्या है, 400 का मतलब क्या है, 100 गुणा 100, सॉरी 100 100 100 100, ये बेसिक सी है जो मैंने अभी आपको बताया। और हर बार आप कितना उठाओगे, 20 20 20 20, हर बार आप इसको ऐसे उठाओगे। लेकिन और फिर आप इनको जोड़ दोगे, फिर आप इनको जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आप यहां से देखो इसको, आप यहां से देखो, आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो, आप अल्टीमेटली 400 को 100 से भाग कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि 100 कितनी बार आया। हमने अल्टीमेटली क्या देखना है कि 100 कितनी बार आया। तो अगर 100 कितनी बार आया, अगर मैं 400 को, अगर मैं 400 को 100 से भाग कर दूं, अगर मैं 400 को 100 से भाग कर दूं, तो क्या मैं बता सकता हूं कि 400 के अंदर 100 4 बार आया। आपको भी सर हाँ आप बता सकते हो। अगर 400 को हम 100 से भाग ही कर दें तो हम पता चल जाएगा कि 400 के अंदर 100 कितनी बार आया। आपको भी सर 4 बार आया। आप कोई कहे कि भाई 20% बताओ, तो सीधी सी बात है 4 बार आएगा तो 4 बार 20 की वैल्यू लेनी पड़ेगी, 4 बार 20 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 20 चौके 80, ये हमारा जाएगा आंसर। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम डायरेक्टली ये लिख देते हैं क्या कि 400 गुणा में 20 का के की। देखना थोड़ी सी हम टेक्निकल चीजों में जाएंगे ताकि आपको आगे जाकर आसानी हो। का के की कई बार भी आपको दिखे का के की, तो आप उसकी जगह पर गुणा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, 400 गुणा में 20, और प्रतिशत की जगह क्या लगा देंगे, बटे में 100 लगा देंगे। और आप वही वही मंजर देख पाएंगे जो आपने यहां पर देखा था, वही मंजर देख पाएंगे जो आपने यहां पर देखा था। 400 गुणा में, ये यहां पर इतना आ जाएगा, 400 गुणा में 20 बटे में 100, 100 से कट जाएगा 2 पे, और 20 गुणा 4 मतलब कि 80, ऐसे आ जाएगा। बात समझ में आई, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गई बात कि परसेंटेज कैसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए। अब इसका थोड़ा सा और इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं प्रतिशत में एक्चुअल में क्या क्या मीनिंग होता है हर एक चीज का, हर एक चीज का एक्चुअल में मीनिंग क्या क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं प्रतिशत की, तो प्रतिशत का मीनिंग क्या होता है साहब। अगर मैं बात करूं आपसे प्रतिशत की, तो प्रतिशत को एक्चुअल में आप लिखते कैसे हैं। अब तक जो मैंने आपको दिखाया वो मैं लिख के आपको दिखा चुका हूं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। प्रतिशत को हम लिखते हैं 1/100, प्रतिशत को क्या लिखते हैं, 1/100, क्या लिखते हैं, 1/100। जैसे कि 20 का 20%, 20 का 20% क्या होगा, 20। अब देखो हर एक चीज मैंने आपको बता दी, अब आपको सिर्फ लिखना लिखना है। 20 का की जगह क्या लिखोगे, गुणा, फिर क्या लिखोगे 20, और प्रतिशत की जगह क्या लिखोगे, 1/100, मतलब कि गुणा में 1/100 या फिर इनके बटे में 100 लगा दो, बात वही है।
बात सेम है। आप जब इसको काटोगे तो ये कट जाएगा, कितना जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। बात समझ में आई? इतनी सी बात क्लियर है। ये बात समझ में आ गई कि का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का मतलब मैंने बता दिया 1/100 होता है। आपको कहीं भी चले जाओ, कहीं पर भी कैसे भी क्वेश्चन सोल्व करो, प्रतिशत को ऐसे ही कैलकुलेट करना। आगे जाके मैं और फास्ट तरीके बताऊंगा, लेकिन जो जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं उनको ग्रैब करते चले जाओ, उनको सीखते चले जाओ। आगे देखो, आगे क्या है प्रतिशत के अंदर। प्रतिशत में आप और क्या सीखेंगे, प्रतिशत में आप और क्या सीखेंगे, आपको 2 या 3 मान के चलो, 3 ऐसे परसेंटेज है जो आपको आने चाहिए कैलकुलेट करने हमेशा। कौन से? एक तो 10%, एक तो आपको 10% कैलकुलेट करना बहुत ही तेजी से आना चाहिए। एक आपको इसका आधा मतलब कि 5%, और एक आपको 1%। ये 3 वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी आती है, सारे बच्चे ध्यान से देखो, ये 3 वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी आती है तो आप किसी भी कैलकुलेशन को माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। और इन तीनों तरीकों की कैलकुलेशन को मैं आपको सिखाऊंगा कि आप दिमाग में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसे भी किसी कहीं पर कैलकुलेशन आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप बहुत ही जल्दी बिना कॉपी पेन पर लिखे माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं कोई भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है साहब, तो देखते हैं कि 10% की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। मैं कहता हूं कि भाई 200 का 10% क्या होगा, 200 का 10, इसमें मार्क वो इंक डालो, 200 का 10% क्या होगा। मैं आपसे कहूंगा अगर 200 का 10% क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आपके दिमाग में क्या बात आओगी, सर आपने जो अब तक हमें सिखाया वो ये सिखाया कि 200 गुणा में 10 बटे में 100, आपने अब तक हमें ये सिखाया है, तो हम इसी प्रकार से करेंगे। तो आप पाओगे कि 2 0 से 2 0 कट की बराबर आया क्या, 20, बराबर क्या आया, 20 आया। बात समझ में आ गई सर। अच्छा, अगर मैं कहूं आपसे कि बताओ 400 का 10%, आपने इसके अंदर सिमिलरिटी देखनी है कि सिमिलरिटी क्या चल रही है, क्या चीजें सेम सेम चल रही हैं, आप उसी को बेस बना के एक ट्रिक बना लेंगे। तो देखो, ये इसको जब आप करोगे तो आप क्या कहोगे, सर 400 गुणा में 10 बटे में 100, ऐसे ही करोगे ना, ऐसे ही करोगे, 2 0 से 2 0 काटोगे, आपको प्राप्त होगा कितना, 40। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमने लिया 360 का 10%, जिसका मतलब आया 360 गुणा में 10 बटे में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, आपका आएगा यहाँ पर 36। आपको इसके अंदर कोई सिमिलरिटी दिखती है प्यारे बच्चों, इसके अंदर आपको कोई सिमिलरिटी दिखती है। बहुत सारे बच्चों को कुछ सिमिलरिटी नहीं दिखेंगी, लेकिन कुछ बच्चे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं, वो देखते ही बता देंगे कि सर 200 का जब हमने 10% निकाला तो इसका 10% आया 20, मतलब कि इसकी एक जीरो कम हो गई, 20 आया। 400 का जब हमने 10% निकाला तो इसका 10% आया 40, मतलब कि इसकी भी एक जीरो कम हो गई। लेकिन जब 360 का हमने निकाला तो क्या आया, 36, इसकी भी एक जीरो कम हो गई। तो क्या आप बात को समझ पा रहे हैं कि 10% निकालने में उस संख्या की एक जीरो कम कर दो, वही उसका 10% होता है। मतलब अगर कोई आपसे कहे, 4860 का 10%, तो आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसकी एक जीरो कम कर दो, 486, यही इसका उत्तर है, यही इसका उत्तर है। कितनी स्पीड से आपने कर लिया, मेरे को बताओ, कितनी स्पीड से आपने कर लिया, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन देखी 10% की, और याद रखना यही ऑब्जर्वेशन आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देगी, यही कैलकुलेशन, यही ऑब्जर्वेशन आपकी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर देगी। आपको समझ में आया? अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले 3160 का 10% क्या होगा, आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक जीरो उड़ानी है और आपको मिलेगा 316, और यही आंसर होगा, यही इसका 10% होगा। तो 10% निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक डाउट आओगा, आपके दिमाग में एक डाउट होगा कि सर अगर लास्ट में जीरो ना हो तो, इनके लास्ट में तो जीरो थी, ऐसी भी तो संख्याएं होती है साहब जिनके लास्ट में जीरो नहीं होता। बिल्कुल हो सकती है। हम एक संख्या लेते हैं 485, हमने एक संख्या ली 485 का 10%। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, इसको उठाते हैं और यहां पर लिखते हैं 485 इंटू में 10 डिवाइड बाई 100, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा साहब। चेक करते हैं जरा, इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस जीरो से तो ये जीरो कट जाएगी, लेकिन यहां पर बचेगा नीचे क्या, 10 बचेगा, और ऊपर बचेगा 485। तो आप इस 10 को यहां से भाग करके इसके यहां पर पॉइंट लगा सकते हैं, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, कितना आया, 48.5, 48.5, 48.5। तो आप पाओगे सर 485 का 10% आया 48.5, मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि अगर हटाने के लिए हमारे पास जीरो नहीं है,
हमारे पास हटाने के लिए जीरो थी, हमने जीरो हटा दी, 20 लिख दिया, 40 लिख दिया, 36 लिख दिया। अगर हटाने के लिए हमारे पास जीरो नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट के बाद पॉइंट लगा दो, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 48.5 कर दो, वही आपका 10% होगा। अगर कोई आपसे कहे 4165 का 10% क्या होगा, आपको विषय हटाने के लिए जीरो नहीं है, एक काम करो 416.5 कह दो और यही आपका करेक्ट उत्तर होगा। बात समझ में आ रही है? 10% कैलकुलेट करना समझ में आ रहा है? 10% को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने दो तरीके सीखे। पहला तरीका क्या सीखा कि सर एक जीरो लास्ट की हटा दो, एक जीरो लास्ट की हटा दो, काम चल जाएगा। एक जीरो लास्ट की हटा दो, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सर ठीक है मान लिया। अगर लास्ट में जीरो ना हो तो क्या करें सर? तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, आपका काम चल जाएगा। आपने कहा सर मान लिया, ठीक है। अब बताओ सर जल्दी से कि 1% को कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1% को आपने कहा था आप 10%, 5% और 1% तीनों की कैलकुलेशन बताएंगे। 10% हमने सीख लिए, 1% की कैलकुलेशन सीखते हैं। मैं कहता हूं भाई 5000 का 1% क्या होगा? क्या होगा? 5000 का 1% क्या होगा? आप कहोगे सर करते हैं कैलकुलेट इसको। 5000 गुणा में 1/100, 5000 गुणा में 1/100, तो दो जीरो से दो जीरो कट के कितना आया? 50। एक बार और चेक करते हैं। 4000 का 1% कितना आया? 4000 गुणा में 1/100, दो जीरो से दो जीरो गई, कितना आया? 40। तो यहां पर आप क्या सिमिलरिटी देख रहे हो? उसी प्रकार आपने यहां पर भी अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करना है और देखना है अपने दिमाग को खोल कर कि यहां पर आपको क्या दिख रहा है। आप कहोगे सर यहां पर हमें 5000 का 50 होता हुआ दिख रहा है, मतलब कि दो जीरो उड़ती हुई दिखाई दे रही है। सर 10% में एक जीरो उड़ रही थी, 1% में दो जीरो उड़ रही है, दो जीरो उड़ रही है, तो दो जीरो अगर उड़ रही है तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 50 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 50। और 4000 का 1% यहां पर क्या दिख रहा है आपको? 40 दिख रहा है। क्या दिख रहा है साहब? 40 दिख रहा है, दो जीरो उड़ रही है। तो आप समझ पाए कि 10% में अगर एक जीरो उड़ानी है तो 1% में दो जीरो उड़ानी है। बात समझ में? कोई आपसे कहे 48600 का 1% क्या होगा? आप कहोगे सर कुछ नहीं करना, लास्ट की दो जीरो उड़ा दो, 486 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 486 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपने इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा आपके दिमाग में एक बात हो रहा होगी कि सर अगर यहां पर ऐसा हो, दो जीरो ना हो, अगर हमारे पास एक जीरो हो तो क्या करें? अगर हमारे पास एक जीरो हो तो क्या करें? तो देखो दिमाग में बात वही रखना, अगर जीरो है हटाने के लिए तो जीरो हटाओ, अगर हटाने के लिए जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो। अगर हटाने के लिए जीरो है तो जीरो हटा दो, अगर हटाने के लिए जीरो नहीं है तो पॉइंट लगा दो। फॉर एग्जाम्पल अब देखो आप यहां पर समझ जाओगे, मैं लिखता हूं 2160 का 1%, का 1%। आपको पता है हमारे पास हमने 1% निकालना है तो दो जीरो हटानी पड़ेंगी, दो जीरो हटानी पड़ेंगी, लेकिन हटाने के लिए जीरो एक है। पहले तो हमने एक जीरो हटा दी, अब एक जीरो और हटानी है, लेकिन हटाने के लिए जीरो है नहीं, तो एक के बाद पॉइंट लगा दो। 21.6 ये आ गया 2160 का 1%। बात समझ में आई? हटाने हमने दो जीरो हटानी है 1% में, हटाने के लिए हमारे पास जीरो कितनी है? एक जीरो है, हमने एक जीरो हटा दी, 21 216 आ गया। एक जीरो और हटानी है, हटाने के लिए जीरो बची नहीं, तो आप क्या कर देंगे? पॉइंट लगा देंगे, 21.6 कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? तो इतना क्लियर है भाई कि भाई जब आपको दो जीरो हटानी है और एक जीरो दे तो आप एक के बाद पॉइंट लगा दो 1% के केस में। अच्छा एक केस इसके अंदर और बढ़ सकता है क्या, कि आपको वो एक भी जीरो ना दे, मतलब वो आपको कह दे कि भाई 1536 का 1% क्या होगा, तो आपको बेसिक कंसेप्ट तो सीख ही लिया आपने। जो मेन बात है, जो क्रक्स है, जो परसेंटेज का क्रक्स है, वो आपने सीख लिया। क्या है क्रक्स? कि 1 और 10%, जब 1% निकालना होता है उस टाइम पर दो जीरो टानी होती है, 10% निकालना होता है तो एक जीरो टानी होती है, जीरो नहीं हो तो पॉइंट लगाना होता है। तो आपको पता है कि भाई 1% लगाना है आपने तो दो जीरो हटानी पड़ेंगी, लेकिन हटाने के लिए तो आपको आपके पास एक भी जीरो नहीं है, एक भी जीरो नहीं है, तो आप क्या कहोगे? 15.36 आंसर। डायरेक्टली डायरेक्टली आप यही आंसर बताओगे, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब आप कहोगे सर ऐसा करने से होगा क्या? सर आपने ये तरीके बता तो दिए, ऐसे तरीके करने से क्या हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी? बिल्कुल फास्ट होगी। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, आप खुद ये कह दोगे कि हाँ सर हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो गई है, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो गई है। एक चीज और सीख लो उसको करने से पहले, जो कि बिल्कुल ईजी है। क्या है? 5% कैसे कैलकुलेट करते हैं? 5% कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने कुछ नहीं करना, आपने 10% निकाल के उसका हाफ कर देना। 5% कैलकुलेशन का मतलब 10% निकाल के उसका हाफ कर देना है। मतलब कि कोई आपसे कहे 2420 का 5% क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है।
10% निकालो 242, आधा कर दो 121, यही आंसर है। खत्म खत्म। 5% निकालना बहुत ही ज्यादा इजी है। कोई आपसे कहे 4860 का 5% निकालो, 10% निकालो 486, आधा कर दो इसका 243, यही आपका 5% है। ठीक है ना? तो 5% निकालो तो और ही ज्यादा आसान है। 10% निकालो, उसका आधा कर दो, बात खत्म। अच्छा ठीक है सर, ये सारी चीजें हमारी कैलकुलेशन में कैसे काम आएंगी? ये सारी चीजें हमारी कैलकुलेशन में कैसे काम आएंगी देख लेते हैं। हमारी कैलकुलेशन के अंदर ये सारी चीजें कैसे काम आएंगी, देखो सारे बच्चे। अगर कोई आपसे कहे, अगर कोई आपसे कहता है कि 6000 का 6000 का 29% क्या होगा? 29% क्या है? आपके दिमाग में एक बात आओगी कि सर 29% की तो आपने कोई ट्रिक बताई नहीं, आपने तो 10, 5 और 1% की ट्रिक बताई है। तो याद रखना, वही तीन चीजें हमारी इसकी कैलकुलेशन करने में काम आएंगी। वैसे तो देखो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। आप क्या करोगे, 6000 गुणा में 29 बटे में 100, और 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, इनके आपस में गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। कोई घनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको ये कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बता दूं जिस तरीके से आप बहुत ही जल्दी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आराम से अपने क्वेश्चन को बिना कुछ लिखे सोल्व कर लें। आप मेरे को एक बात बताओ भाई, 29% को आप क्या लिख सकते हो? आपको सर 29% को हम क्या लिख सकते हैं? 29% को हम 30% घटा में 1% कह सकते हैं। 30% घटा में 1% कह सकते हैं। आप कहोगे सर हाँ कह सकते हैं। मेरे को बताओ 6000 का 10% कितना होता है? आप कहोगे सर इसका 10% तो 600 होगा। देखो ये चीजें तो मैं कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूं, आपने ये सारी चीज मन में कैलकुलेट कर लेनी है। 6000 का 10% कितना होगा? 600 होगा। और अगर ये 10% है, देखो अगर ये 10% है तो 30% कितना होगा? आप कहोगे सर 3 से गुणा कर दो, मतलब कि 1800। भाई 3 से गुणा कर दिया ना हमने, 3 से गुणा कर दिया, 1800 आ गया। 1800 आ गया तो आपको पता है भाई 30% की वैल्यू कितनी है? 1800। घटा में 1%, 1% कितना होगा इसका? मेरे को बताओ, 2 जीरो उड़ा दो, कितना आएगा? 60। तो आप बताओ कितना टाइम लगाओगे इसको लिखने में? 1740 आंसर। कितना टाइम लगाओगे इसको लिखने में, बताओ मेरे को, कितना टाइम लगाओगे 1740 लिखने में? अब ये चीज ऐसा नहीं है, आपको ये चीज ऐसा नहीं है कि आपको लिख के ही सोल्व करनी थी। आप इसमें से कोई भी एक चीज नहीं लिखते तो भी आप इसको मन में कैलकुलेट कर सकते थे। आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। 29% दिखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 30-1, 30 आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए 10% गुणा में 3, मतलब कि इसका 10% 600, 600 गुणा में 3 1800, 1800 में से 1% घटाना है, 1% होता है 60, 1800 माइनस 60 1740 आपका आंसर। दिमाग दिमाग में कैलकुलेशन हो सकती थी। और कुछ लिखते हैं, 4000 का 52%, 4000 का 52%, 4000 का 52%। अब देखो जरूरी नहीं आप हर बार 10% या फिर 5% या फिर 1% की ट्रिक लगाओ। वैसे आप यहाँ पर 10% से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको दिखता है यहाँ पर कि 50% प्लस 2% है ये, 50% प्लस 2% है। और 50% का मतलब तो आपको पता ही है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज का आधा उसका 50% होता है। 50% का मतलब क्या है? 100% होती है चीज पूरी, 50% होता है उसका आधा। तो सीधी बात है, इसका आधा कितना होगा? आपको इसका आधा तो 2000 होगा। दिमाग का सोचने की चीजें हैं। 2%, 1% कितना है इसका? आपको सर 1% तो 40 है, तो 2% कितना होगा? 80, 2080। मेरे को बताओ कितना समय लगेगा आपको ये चीजें करने में? कितना समय लगेगा? आप कैलकुलेशन करते तब भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीजें बहुत ज्यादा फास्ट है उन चीजों से जो आप कैलकुलेट करते हैं। ये सारी चीजें आप माइंड माइंड में कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो भाई एक एग्जांपल और ले लेते हैं। क्या एग्जांपल? देखो अगर मैं कुछ भी ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया 8000, या आप कुछ भी ले सकते हो अपनी तरफ से लेके, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो रही है या नहीं। आपने कुछ भी ले लिया, मान लो मैंने ले लिया 7000, 7000 का 61%, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। अब आपको पता है आपको ये पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको आप आराम से इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे देखो दिमाग पर बर्डन नहीं पड़ेगा। 60% प्लस 1%, आप इसको इस प्रकार ब्रेक करो। आप कहोगे सर इसका 10% तो 700 होता है, इसका 10% तो 700 होगा, एक जीरो उड़ा दी, और गुणा में 6 करोगे तो 60% हो जाएगा। 0 0 6 7 42, 4200 प्लस 1% कितना होगा इसका? 2 जीरो उड़ा दो, मतलब कि 70। आप क्या कहोगे? 4270 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको गुणा करके भाग करके फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती। मतलब कि ये चीजें कहीं ना कहीं फास्ट है, आप इन चीजों को अच्छे तरीके से कर पाओगे अगर ध्यान से इन चीजों को देखोगे तो। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये थी छोटी मोटी कैलकुलेशन जो आपको आनी चाहिए परसेंटेज के अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप इस 50% को भी इंक्लूड कर लेना कि 50% का मतलब होता है आधा। 10%, 5%, 50% और 1%, ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए हर एक चीज के बारे में। तो चलो भाई अब सीखते हैं एक नया कंसेप्ट, और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट अपनी आज की क्लास का। वो क्या है? वो कंसेप्ट है भाई परसेंटेज टू भिन्न।
परसेंटेज टू भिन्न मतलब क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन, या फिर भिन्न से वापस प्रतिशत में बदलना। ये कन्वर्जन हम आज सीखेंगे। ये कन्वर्जन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। वैसे तो बहुत ही हाई लेवल का कंसेप्ट है, बहुत सारे इसमें फ्रैक्शन होते हैं, हम वही चीजें सीखेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। देखो, आप सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। आप सबको पता है कि प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है। तो आप कहोगे सर, अगर कोई हमसे पूछे कि 100% का मतलब बताओ फ्रैक्शन में, ये तो प्रतिशत में है, फ्रैक्शन में कोई पूछे तो आप क्या कहोगे, आपको पता होना चाहिए 100, और प्रतिशत का मतलब 1/100, मतलब कि 1/100 गुणा में करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज गुणा में इसके 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अगर इसी प्रकार 50% हो तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब है 50/100, प्रतिशत का मतलब बटे में 100, इस प्रकार। तो आप कहोगे सर ये कट जाएगा 2 पे, ये आ जाएगा 1/2। ये फ्रैक्शन कन्वर्जन कर रहे हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछे 33 सही 1/3 प्रतिशत का कन्वर्जन क्या है, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। आप कहोगे सर इसको करके देखते हैं, 33 देखो पहले तो आप इसको सही बटे में तोड़ोगे, 33 और एक 100/3, क्या मतलब इसका 100/3, और फिर परसेंटेज का मतलब क्या, 1/100, 100 तो 100 कैंसिल, कितना आया 1/3 आया। और देख लेते हैं 25% का मतलब क्या है, 25/100 मतलब कि 1/4। और देख लेते हैं 20%, 20% का मतलब है 20/100 मतलब कि 1/5। मैं आपको यह सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप 100% को देखते ही आपके दिमाग में 1 आना चाहिए, 50% को देखते ही आपके दिमाग में 1/2 आना चाहिए, 33 से 1/3 प्रतिशत को देखते ही आपके दिमाग में 1/3 आना चाहिए, और 25% को देखते ही आपके दिमाग में 1/4, और 20% को देखते ही आपके दिमाग में 1/5 आना चाहिए। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इसलिए मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। और देखते हैं, अगर आपको कहीं पर मिले 16 से ही 2/3%, ये है मोस्ट इंपोर्टेंट भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से कई बार क्वेश्चन बन जाता है। 16 से 2/3% आपको दिखेगा, आप कहोगे सर इतनी मुश्किल परसेंटेज, लेकिन जब आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये बहुत आसान हो जाती है। 16 दूनी देखो, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 48 और 2 50, 50/3, 50/3 गुणा में परसेंट का मतलब 1/100, 50 से काटोगे 2 पे, कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, 1/6, 1/6। क्लियर है, क्लियर है साहब। आगे देखते हैं, 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7%, बताओ कैसे करोगे। देखो, आप कहोगे सर आपको ये कैसे याद है, देखो ये सारी चीजें जब हम बार बार प्रयोग में लाते हैं ना, ये सारी चीजें जब आप बार बार हम यूज करते हैं तो आपको इन सारी चीजों की आदत हो जाती है, आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं। तो 14 से ही 2/7%, 14 से ही 2/7% का मतलब क्या है, 14 सते 98, कितना हो जाएगा साहब, 98, 98 और 2 100, यह आ जाएगा भाई 100/7, इंटू में परसेंटेज का 1/100, 100 तो 100 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 आएगा इसका फ्रैक्शन। ठीक है। अच्छा, और देख लो, और देख लो, और क्या होगा, 1/7 तक 1/8 का देखते हैं, 12 से ही 1/2, 12 से ही 1/2 परसेंटेज, इसका देखो क्या होगा, 12 दूनी 24, 24 और 1 25/2, 25/2 गुणा में 1/100, आपको सर 2500 का 100, 4 दूनी 8, 1/8। देखो हम कहां से चल रहे हैं, 1/2, 1/3, 1/4, 5, 6, 7, 8, अब आ गए हम 9 पर, किस पर आ गए, 9 पर। तो एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज है भाई 11 से ही 1/9%, जो आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिखती है, ये परसेंटेज आपको बहुत बार क्वेश्चन में दिखती है, 11 से 1/9%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1199 और एक 100/9, 100/9 गुणा में 1/100, 100 से 100 कैंसिल, 1/9 आ गया। ठीक है। अच्छा, और देख लेते हैं, और क्या होगा, इसके बाद आ जाता है 10% भाई, 10% का मतलब क्या है, 10/100, मतलब कि 1/10, 1/10 फ्रैक्शन आ गया। और क्या होता है, और होता है साहब 1/10, 1/11 का देखते हैं, 9 से ही 1/11%, इसका मतलब होता है, आप खुद कैलकुलेट कर लेना, इसका मतलब होता है 1/11, 1/11 होता है इसका मतलब। ठीक है, क्या होता है साहब इसका मतलब, 1/11। मैक्सिमम आपको इतने ही याद करने, इससे आगे आपको नहीं जाना। ठीक है, आपको यही सारी बातें अगर ध्यान रह जाए वही बहुत है साहब। आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसके अंदर दिक्कत होगी याद करने में, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे। आपको कैसे याद करने हैं, देखो 1/9 इसमें दिखता है, आपको इसका फ्रैक्शन भी 1/9 ही दिखेगा। 1/11 इसके अंदर दिखता है, 9 और 11 का जोड़ा है, 9 और 11 का 1/11 दिखता है इसके अंदर फ्रैक्शन, तो यहाँ पर आपको 1/11 ही दिखेगा। ठीक है, 10 का 1/10, ये तो सिंपल सा है ही। ठीक है। अच्छा, 33 से 1/3 के अंदर आपको 1/3 दिखता है,
इसका जो फ्रैक्शन है वो 1/3 है ही खुद। 50% का मतलब आधा, मतलब कि 1/2, ये दिखता है साफ। ठीक है, 25% का मतलब 1/4, 1/5। 16 से 2/3 के अंदर आपको 1 और 6, देखो यहाँ पर दिखता है 1 और 6, तो 1/6। 16 से 2/3, 1 और 6, तो 1/6 इस प्रकार दिखता है आपको। ठीक है ना, यहाँ पर आपको नीचे 7 दिखता है, तो यहाँ पर 1/7। किसी भी तरीके से याद करना है तो याद करने का हम ट्रिक आपको बता रहे हैं। 12 से 1/2 का कोई इसमें रिलेशन बनता नहीं है, तो 12 से 1/2% को आप रट्टा मार लेना, 1/8 बनता है इसका। ठीक है सब। और एक दो चीज छोटी मोटी जो आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूं आपको। एक तो आपको 6 से 2/3% याद होना चाहिए, और एक आपको 6 से 1/4%, ये दो चीजें आपको और याद होनी चाहिए। ये दो चीजें आपको और याद होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सी चीजें होंगी? 6 से 2/3% का मतलब होता है 1/15। कैलकुलेट कर लेना। 6 दिन 12, 6 18, 2 20/3। 20 5 पे काटोगे, 5 से 15 हो जाएगा बटे में। 6 तो 24, 25/4। 4 पे काटोगे, 4 तो 16 हो जाएगा, मतलब कि 1/16 इसका मतलब होता है। ये कुछ फ्रैक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। ये कुछ फ्रैक्शन है जो आपको याद होनी चाहिए। इनका स्क्रीनशॉट मार लो, आपको पता होना चाहिए कि किसका फ्रैक्शन क्या है। डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए। मैं इनको मिटे रहा हूं, ठीक है सब, अपनी कॉपी में नोट कर लो इनको। आगे देखते हैं। ये तो है भाई परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन। परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन, आपने क्या देखा कि जब आपने परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो आपने 100 से भाग किया। आपने हर बार 100 से क्या किया? भाग किया। जैसे कि मैं यहां पर आपको करके दिखाता हूं कि जब हमने 25% को फ्रैक्शन में चेंज किया, तो हमने 25/100 किया, जिसके करने से 1/4 हमें प्राप्त हुआ। बात समझ रहे हैं? अगर आपको 1/4 को वापस इसी टर्म में लेके आना है, मतलब वापस इसको परसेंटेज की फॉर्म में लेके आना है। और आपने ये बात सीखी भी होगी कि जब भी आपको किसी चीज का परसेंटेज बनाना हो, किसी भी संख्या का परसेंटेज अगर बनाना हो, तो गुणा में 100 करना है। क्या करना है? गुणा में 100 करना है। हालांकि आपको इस बात का पता होना चाहिए कि 1/4 का परसेंटेज रूप क्या होता है? 25% ही होता है। कहीं पर आपको 1/4 दिखे, तो आपको उसको परसेंटेज बनाने की जरूरत नहीं है। आपको याद होना चाहिए 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। तो वैसे अगर जरूरत पड़ जाए तो कैसे करोगे? आपने भाग करके फ्रैक्शन रूप बनाया है, तो आप गुणा करके इसकी 100 की परसेंटेज रूप भी बना सकते हैं। काट कर देखो कितना आएगा? 25, मतलब के 25%। बात समझ में आई? भाग करके फ्रैक्शन बन जाता है और गुणा करके परसेंटेज बन जाती है। ठीक है साहब, भाग करके क्या बन जाता है? फ्रैक्शन बन जाता है, और गुणा करके क्या बन जाती है? परसेंटेज बन जाती है। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं। आपको पता है 16 से 2/3%, अभी हमने ये चीज सीखी। अभी ये चीज हमने सीखी, 16 से 2/3% का फ्रैक्शन रूप क्या होता है? 1/6। आपको याद होना चाहिए क्या होता है? 1/6। मैंने बताया था ना, 1/6 यहां पर दिखे तो 1/6, 1/6, 1/6। आपको पता है कि अगर हमने वापस इसका परसेंटेज रूप बनाना है, तो आपको वैसे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1/6 का मतलब होता है 16 से 2/3। लेकिन आपको अगर बनाना पड़ जाए, तो गुणा में 100 लिख कर दियो, आपका काम हो जाएगा। जैसे ही आप गुणा में 100 करोगे, इसका मतलब हो जाता है 100/6। 6 से आप भाग करोगे तो याद आएगा भाई 50/3। कितना आ जाएगा? 50/3। 2 से कट जाएगा ना, 2 से 50, 2 से 3, तो कितना आ जाएगा? 3 एकम 3, 2, 3 6 18, कितने बचे? 2, तो 2 आ जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे। 16 से 2/3%। ठीक है, आपकी मर्जी। एक और एग्जांपल लेते हैं। 11 से ही 1/9%। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/9। 1/9 इसका फ्रैक्शन रूप क्या होता है? 1/9। और आप इसको अगर वापस परसेंटेज में चेंज करोगे, तो गुणा में 100 करोगे। गुणा में 100 करोगे, इसको भाग करो। 9 एकम 9, एक हासिल गया, 10 बच गया। 9 एकम 9, एक बचा, एक को लिख दो ऊपर और बटे में कर दो 9। ये परसेंटेज आ गया 11 से 1/9, और आप पाओगे पहले भी सेम ही था। ठीक है ना साहब? तो ये है भाई परसेंटेज से रेशो कन्वर्जन, मतलब कि रेशो बोले तो भिन्न, मतलब कि फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से वापस परसेंटेज कन्वर्जन। अगर आपको परसेंटेज से भिन्न बनाना है, तो 100 से भाग करना पड़ेगा। और अगर आपको भिन्न से वापस परसेंटेज पर जाना है, तो पहले तो आपको याद होना चाहिए। नहीं याद तो गुणा 100 कर दो। और किसी भी संख्या का अगर आपने 100% परसेंटेज बनाना है, तो गुणा में 100 कर दो, उसका परसेंटेज बन जाता है। ठीक है साहब? क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप सबके सामने। क्वेश्चन क्या है भाई? x का 30% बेहतर है, तो x का मान ज्ञात करें। सबसे पहला और सबसे आसान क्वेश्चन क्या है कि x का 30%, देखो मैं यहां पर लिखता हूं, x का 30% बेहतर है। x का 30% बेहतर है। x का 30% बेहतर है, और आपसे पूछा है x का मान, कि x का मान ज्ञात करें। x की वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा है। आपको एक बात का पता है, मैंने आपको एक बात सिखाई थी क्या, कि अगर आपको देखो, जो बेसिक बेसिक रूल है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक बात तो सिखाई थी कि बिल्कुल अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो आपको इन बातों का तो पता होना चाहिए क्या, कि भाई इस लाइन का मतलब, इस पूरी लाइन का मतलब क्या होता है? इस लाइन का मतलब होता है एक्स,
का के की। का के की का मतलब मैंने क्या बताया था, बिल्कुल जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता परसेंटेज वो बच्चे भी क्वेश्चन कर पाएंगे। का के की का मतलब मैंने क्या बताया था, गुणा करना है, एक्स गुणा में 30% का मतलब क्या है 30, और प्रतिशत का मतलब क्या है बटे में 100, बटे में 100। ठीक है साहब, एक्स का 30% क्या है 72 है, मतलब मैं कह सकता हूं कि मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है ये बराबर होगी किसके, 72 के, क्योंकि एक्स का 30% 72 के बराबर है, बात तो यही है ना, एक्स का 30% 72 के बराबर है, इतनी सी बात आप समझ पाए। अब आप यहां से क्या करेंगे, आपको निकालनी है एक्स की वैल्यू, अगर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है तो आप एक्स को एक साइड रखो, बाकी जिस चीज की भी वैल्यू पूरे मैथमेटिक्स में इक्वेशन के अंदर जिस भी चीज का वैल्यू निकालनी हो उस चीज को अकेला छोड़ दो, बाकी सारी चीजों को दूसरी तरफ ले जाओ। आपको पता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स को यहीं पर छोड़ दो, यहां पर ले आओ 72, ये भाग ये 100 यहां पर भाग में है, इस तरफ आएगा तो गुणा में हो जाएगा, और ये 30 यहां पर ऊपर गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगा और नीचे आ जाएगा 30। ठीक है साहब, करते हैं इसको जरा, जीरो जीरो कट जाएगी, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, एक्स की वैल्यू कितनी आई 240। ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। सर इतने सारे का, मैंने आपको सिर्फ एक कंसेप्ट सिखाया का, अगर आपको कहीं पर भी का दिखे आंख मीच के गुणा लगा दो, आंख मीच के गुणा का प्रयोग करें कहां, जहीं पर जहां पर भी आपको का दिख जाए, जैसे कि ये क्या कह रहा है कि 1000 का, देखो 1000 का, 1000 का क्या कह रहा है 25 एक एक, 1000 का 25%। अब देखो या तो आप 25/100 लिखो, अगर आपको डायरेक्टली पता हो तो 1/4 होता है 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 25%, 1000 का 25% और फिर उसका 1% और फिर उसका भी 1%, क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो करना क्या आपने इसके अंदर, सोल्यूशन ही तो करना है, क्वेश्चन को सोल्व ही तो करना है, काटना पीटना ही तो, और क्या करना है। जरा करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या कहोगे आप, सर ये 2 जीरो और ये 3 जीरो, ये पूरा पूरा कट गया, आपके पास ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 1, नीचे क्या बचा 4 और 10 मतलब कि 40, कितना बचा 40 बचा। अब 1/40, या तो आपको ऑप्शन में क्या दिखेगा 1/40, लेकिन आपको ऑप्शन में 1/40 नहीं दिखता, आपको ऑप्शन में पॉइंट्स में कुछ दिख रहा है। तो जरा करते हैं इसको, कैसे करोगे, आप लगाओगे 0 पॉइंट, जैसे ही आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते ही यहां पर 0 लग गया, लेकिन आप देख रहे हो तभी भी ये भाग नहीं हो रहा, नहीं हो रहा तो फिर एक 0 और लगा दो, तो फिर एक 0 और चढ़ जाएगी। आपने पहले पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाते ही आपने एक 0 लगा दी, 10 आया 40 से भाग नहीं हो रहा, आपने एक और 0 लगा दी, एक और 0 यहां चिपका दी। अब देखो भाग हो रहा है, सर हाँ भाग हो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, कितना भाग हो रहा है चेक करो जरा, 40 से कम 40, 40 दूनी 80, कितना बचा शेषफल 20 बचा, कितना शेषफल बचा 20 बचा, एक 0 अगर और चिपका दूं तो 40, 40 पंजे कितना हो जाता है 200, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5, और 0.025 यही आपका करेक्ट उत्तर है इस क्वेश्चन, 0.025, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 2, तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो सारे बच्चे, आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, करो जरा इसको, आपका बेसिक कंसेप्ट ऐसे ही धीरे धीरे क्लियर होगा। क्वेश्चन क्या है, 10,000 रुपए का, देखो भाई 10,000 रुपए का, 10,000 रुपए का 33 सही 1/3% का 0.15% क्या होगा। देखो भाई 10,000 रुपए का 33 सही 1/3%, कितने बच्चों को पता है कि 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होती है। डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, इसको सोल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसका भी आगे एक जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि ये भी कितना काम आएगा आपके, ये फ्रैक्शन भी। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखो कि इसकी डायरेक्टली आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए और इसकी डायरेक्टली वैल्यू आपको ये पता होनी चाहिए। तो 33 से 1/3% को आप 1/3 लिख सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं इसका 1/3 डायरेक्टली, कोई 100 कुछ नहीं, क्योंकि हर एक चीज सोल्व करने के बाद हमें 1/3 प्राप्त हुआ है। आगे क्या कहता है, का 0.15% है, का 0.15% मतलब कि 1/100, प्रतिशत का 1/100, और 0.15 का मतलब क्या है 15/100, जितने के बाद पॉइंट हो पॉइंट हटाकर उतनी जीरो नीचे लगा दो, मामला सोल्व। अब आपको क्या दिखता है यहां पर, 2 0 2 0 4 0, ये 4 0 गई, 3 से कट जाएगा, 5 के ऊपर कितना बचा, सब कुछ कट गया, सिर्फ बचा 5 आपके पास, तो 5 ही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो भाई, यदि x का मान y के मान से 25% कम है। देखो भाई, यहां पर आपको दो लोग दे रखे हैं, x और y, x और y, ठीक है। आपको मैं एक जबरदस्त यहां पर तरीका बताता हूं। x और y आपको दो जने दे रखे हैं। कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, 25% कम है। आपको यहां पर क्या करना है? यहां पर लिखना है आपको 25%। अब आपको समय आ गया है वो कंसेप्ट बताने का जो आपको पता होना चाहिए। अब आपका समय आ गया है वो कंसेप्ट बताने का जो आपको पता होना चाहिए। 2 मिनट हमारी यहां पर लगेंगी, लेकिन आप एक बेहतरीन चीज सीख पाओगे। 25% का मतलब क्या होता है साहब? आप कहोगे 1/4, आप कहोगे 1/4, लेकिन ये 1/4 बहुत ही खतरनाक चीज है साहब, बहुत ही खतरनाक चीज है। आपको अगर 1/4 की वैल्यू एक्चुअल में पता होनी चाहिए क्या होती है। देखो, ये जो 4 होता है ना, 4, इसको हम बेस वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? बेस वैल्यू। सर ये तो कुछ अलग ही कंसेप्ट आप बता रहे हो। बेस वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? बेस वैल्यू। और आपको एक जादू चीज दिखाता हूं, एक आपको जबरदस्त चीज दिखाता हूं। क्या? कि अगर हम इस 4 का 25% निकालेंगे, अगर हम इस 4 का 25% निकालेंगे, तो हमें कुछ और नहीं, ये एक ही प्राप्त होगा। हमें कुछ और नहीं, ये एक ही प्राप्त होगा। बात समझ में आई? ये तो है बेस वैल्यू, और इसको बोलते हैं परसेंटेज वैल्यू। ये तो है बेस वैल्यू, और ये क्या है साहब? ये है परसेंटेज, प्रतिशत वैल्यू है। अब आप कैसे समझोगे सर ये बेस वैल्यू परसेंटेज वैल्यू? समझ में नहीं आई कुछ बात। देखो, पहले तो आप इस बात को चेक करो कि क्या इस 4 का 25% एक है। चेक करते हैं जरा। 4 का 25% कितना होगा? 25/100। 25 से कम 25, 25 का 100, 4 से 4 कैंसिल, कितना आया? 1 आया। सर आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो बेस वैल्यू है, इस बेस वैल्यू का जो 25% है वो कितना होगा? 1, जो कि परसेंटेज वैल्यू। इसलिए मैंने यहां पर लिखा कि जो परसेंट है वही वैल्यू ये है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं कि सिर्फ इसके साथ है, अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ मिले 16/2/3%, आपको पता होना चाहिए सिर्फ इसका फ्रैक्शन, आपको पता होना चाहिए इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। आपको इस बात को पता होना चाहिए कि ये है बेस वैल्यू। इस 6 का 16/2/3% कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, नहीं होता है। इस 6 का 16/2/3% 1 होता है। कैलकुलेट करके देख लो, आपकी मर्जी है। अगर कहीं पर आपको दिखे 20%, इसका मतलब आपको पता है 1/5। इस 5 का 20% ये 1 होगा ही होगा, कंफर्म है। और देख लो, 33 से ही 1/3% कहीं पर आपको दिखे, उसका मतलब होता है 1/3। अगर इस 3 का मैं 33 से 1/3% निकालूं, तो वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये गारंटीड है, कंफर्म चीज है। बात समझ में आ गई? अब आपको सर ये बात तो समझ में आ गई, चलो ठीक है, आपने कैलकुलेट करके दिखा दिया और हमारे बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में इसका क्या प्रयोग होगा? इस क्वेश्चन में इसका क्या प्रयोग होगा? तो यहां पर आप एक बात जरूर सीखना, आप एक बात इसके अंदर जरूर सीखना। क्या? ये जो बेस वैल्यू मैंने वर्ड आपको बताया, बेस वैल्यू, ये जो बेस वैल्यू वर्ड मैंने आपको बताया, इस बेस वैल्यू वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस साहब। ये बेस वैल्यू आपको आगे किस किन चीजों में काम आएगा? आगे आपको किन किन चीजों में काम आएगा? आगे आपके ये बेस वैल्यू आगे आगे चल के आपको ये मूलधन, मूलधन बनेगा। आगे जाके ये मूलधन बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? ये क्रय मूल्य बन जाएगा। और क्या बन जाएगा? ये विक्रय मूल्य बन जाएगा। मतलब कि ये बेस वैल्यू है, इसके बाद आगे परिवर्तन शुरू होगा। बेस मतलब बेस, उसके बाद परिवर्तन स्टार्ट होगा। आगे जाके ये बेस वैल्यू मूलधन में भी कन्वर्ट हो सकती है, क्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य। सर ये वर्ड्स तो आगे चैप्टर पढ़ाओगे उनमें आएंगे, अभी क्यों बता रहे हो? आपको एक एस्टिमेट बता रहा हूं कि ये चीज कितनी जरूरी है। अगर ये आपने नहीं सीखी तो ये सारे चैप्टर आपके वीक हो जाएंगे। देखो, मूलधन सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि का चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आपको अभी से बता रहा हूं, ये चीज अभी क्लियर कर लेना, डाउट मत छोड़ना इसके अंदर। देखो, इसको बोलते हैं बेस वैल्यू। और बेस वैल्यू जो 25%, बेस वैल्यू का 25% कितना है? एक हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब यहां पर आते क्वेश्चन में, मैं आपको दिखाता हूं मैजिक कैसे करते हैं। यदि एक्स का मान वाई के मान से 25% कम हो, क्या कह रहा है? कि एक्स का मान, लिख देता हूं मैं, एक्स का मान वाई के मान से 25% कम हो। इतनी सी बात पूछी है और कहा है y का मान x के मान से कितना अधिक है। y का मान x के मान से कितना परसेंट अधिक है, कितने मान से कितना अधिक है। देखो, आप कहोगे सर x का मान y के मान से 25% कम है, और 25% का मतलब आपने बताया 1/4, और इसका मतलब होता है बेस वैल्यू, और ये है परसेंटेज वैल्यू। अब आप एक बात बताओ भाई,
यहां पर x का मान y के मान से, देखो थोड़ी सी टेक्निकल चीजों में जाएंगे, अभी मैं आपको इससे इजी करके दिखा दूंगा, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल जा रहे हैं। y के मान से तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई y के मान से 25% कम है, तो बेस क्या है? y का मान, क्योंकि y के मान से 25% कम है ना। मेरी बात को समझना, यहां पर बेस क्या है? y का मान। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ोगे, बेस को पकड़ोगे, आप आराम से कर पाओगे। देखो x का मान y के मान से, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको ये कंसेप्ट बिल्ड कराने के लिए थोड़ा सा हंगा लगेगा। x का मान y के मान से, y के मान से मतलब y का जो मान है वो बेस है, तो बेस वैल्यू मतलब के 4 आप हमेशा किसको मानो? y को मानो। पहली बात क्लियर? क्लियर सर। अब ये कह रहा है y के मान से, अब y का मान जब आपने मान लिया 4, y का मान आपने क्या मान लिया 4, y के मान से 25% कम है। y के मान का 4 का 25% क्या है? आप सबको पता है क्या है? 1। y का मान जो कि हमने 4 मान लिया, उसका 25% है 1, और x का मान वो कम है, मतलब 4 में से 1 कम है, मतलब कि कितना है? 3 है। आप इस बात को समझ पाए या नहीं? मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, x का मान y के मान से 25% कम है, मतलब के बेस मान किसका है? किसके मान के बाद कैलकुलेशन हुई है? किसकी वैल्यू के ऊपर कैलकुलेशन हुई है? y के मान के ऊपर, क्यों? y का मान है उससे 25% कम है x का, तो y का मान हमने बेस मान लिया। 25% का मतलब आपने क्या निकाला? 1/4, तो बेस वैल्यू क्या आई? 4। हमने y की वैल्यू क्या मान ली? 4। और आपको पता है इस बेस वैल्यू मतलब y के मान का 25% कम है, मतलब कि 4 का 25% क्या होगा? क्या होगा? आपको सर 1 होगा, तो 4 में से 1 कम है, मतलब कितना है? x का मान 3 है। अब इसी बात को, अब इस बात को पहले आप नोट कर लो, सारे बच्चे इस बात को नोट कर लो। अब देखो इस बात को हम बिल्कुल आसानी से ऐसे भी लिख सकते थे। इस बात को आपको सर फिर इतना झंझट करने की जरूरत है क्या? ऐसे ही लिख लेंगे। देखो क्या कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कम है, यही कह रहा है ना। तो आप क्या कहोगे कि इसका मान 100% मान लो y का, और x का इससे 25% कम है, तो इसका मान 75% मान लो। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी चीज है ना, कि y का मान आपको पता है x का मान y के मान से 25% कम है, तो y का मान 100% मान लेते हैं, x का मान 75% मान लेते हैं, 25% कम हो गया। अब इसको काट के देख लेते हैं, 2500 का 100 और 25 थे 75, 3 और 5 4, ये आ तो गया सेम टू सेम, ये आ तो गया। लेकिन आपको इस चीज को मैं रेफर नहीं करता, हाँ ये चीज भी कहीं पर कहीं ना कहीं आप यूज करोगे, लेकिन आपको डायरेक्टली ये चीज लिखनी आनी चाहिए। आपको डायरेक्टली ये चीज लिखनी आनी चाहिए। आपको कैलकुलेशन करने के लिए मैं सलाह नहीं दूंगा ऐसे क्वेश्चन में। आपको पता है 25% की बात हो रही है, आपको पता है 25% की बात हो रही है, जिसका मतलब है 1/4, और बेस वैल्यू y की है, क्योंकि y से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है, तो 4 वैल्यू किसकी मानेंगे? y की। और x का 25% कम है y से, और 4 का 25% कितना है? 1, तो 4 में से 1 कम करोगे तो 3 वैल्यू किसकी आ जाएगी? x की आ जाएगी। बहुत ही जल्दी विदाउट एनी कैलकुलेशन आप इस चीज को कर सकते हैं। आपने कर लिया। अब इसने क्या पूछा? अब आते हैं रिक्वायरमेंट के ऊपर। इसने पूछा हमारे से कि y का मान x के मान से अधिक है, y का जो मान है वो x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन थोड़ा सा पलट दिया, कह रहा है कि y का मान जो वो x के मान से कितना अधिक है। तो पहले तो बताओ अधिक कितना है आपको? कि सर अधिक तो 1 है, 3 इसका है, 4 इसका, अधिक है 1। लेकिन अब परसेंटेज आपने निकालनी है, 1 गुणा में 100 कर दोगे, लेकिन मुद्दा यहां पर आएगा कि यहां पर बटे में क्या लिखोगे? इसके आंसर तो आप निकाल दोगे कि भाई 1 अधिक है, 1 का परसेंटेज निकालना है, गुणा में 100 करना है, लेकिन बटे में बेस में क्या लिखोगे? बेस, बेस वैल्यू क्या आएगी? बेस वैल्यू आएगी। तो याद रखना, बेस वैल्यू, बेस वैल्यू परसेंटेज के अंदर बेस वैल्यू निकालना ही इंपॉर्टेंट है। बेस वैल्यू हमेशा याद रखना, जहां से परिवर्तन होना स्टार्ट होता है, जहां से परिवर्तन होना स्टार्ट होता है, जहां से चेंज होना स्टार्ट होता है, जहां से चेंज स्टार्ट होता है वो होती है बेस वैल्यू। ठीक है, मतलब कि अगर मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एक वैल्यू बढ़ी, ये एक वैल्यू बढ़ी, ये कहां से बढ़ना स्टार्ट हुई? ये जो एक वैल्यू बढ़ी ये कहां से बढ़ना स्टार्ट हुई? आपको सर 3 से बढ़ना स्टार्ट हुई और 4 पर जाकर रुकी, क्योंकि इसने क्वेश्चन में कहा है कि y का मान x के मान से कितना अधिक है, x के मान से कितना अधिक है। बेस क्या है? x का मान। तो अब आंसर बताते टाइम हम बेस किसको लेंगे? x के मान को, तो बटे में आ जाएगा 3, और 1/3 गुणा में 100 भी मत लगाओ। 1/3 का मतलब कितने बच्चों को नहीं पता? इसका मतलब होता है 33 सही 1/3%। बताओ होता है या नहीं? बताओ होता है या नहीं? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई, ये क्वेश्चन करो, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले से, इसी टेक्निक से करके देखो, इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, क्वेश्चन को आप कर पाओगे। क्वेश्चन क्या है? यदि x y का 80% है, देखो x और y यहां पर लिखो,
और बात हो रही है 80% की। 80%। अब सर आपने इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो बताई नहीं, कोई नहीं, अगर फ्रैक्शन वैल्यू इसकी मैंने नहीं बताई तो आप निकाल तो सकते हो ना। 80% का मतलब क्या है, 80/100, 20 चौके 80 और 20×100, मतलब कि 4/5, मतलब कि 4/5। आपको पता है कि भाई 80% का मतलब है 4/5, 80/100 करोगे 4/5 आ जाएगा, ठीक है। ये कह रहा है कि एक्स वाई का 80% है, किसका, वाई का, कि एक्स जो है वो वाई का 80% है। मेन बात है बेस वैल्यू पहचानना कि ये बेस वैल्यू एक्स की लगाए या वाई की लगाए। कह रहा है कि एक्स वाई का 80% है, वाई का। अगर मैं इसको बेस मान लू, इसको वाई मान लू, मतलब इसको मैं 5 मान लू वाई को, ठीक है, बेस आया। अब ये एक्स जो है वो वाई का 80% है, जो कि कितना होना चाहिए, 4, मतलब कि एक्स कितना है, 4। बात समझ में आई कि जो बेस है, मतलब एक्स जो है वो वाई का 80% है, तो बेस हम वाई को मान लेते हैं। वाई का 80% कितना होता है, 5 का 80% कितना होता है, 4। ये बात आपको पता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक्स की और वाई की वैल्यू अलग अलग पता चल गई। अब इसने क्या पूछा है, तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है। देखो, एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, वाई कितना प्रतिशत है, तो ऊपर तो आओगा वाई, और किसका बेस क्या है, किसका, किसका, एक्स का, तो एक्स आओगा नीचे, मतलब कि 4, और गुणा में आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25, 25×5 125, तो हम कह देंगे 125%। क्या कह देंगे साहब, 125%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये छोटी मोटी बारीकियां ही परसेंटेज में आपको आगे बढ़ाएंगी, ये छोटी मोटी चीजें ही आपको आगे बढ़ाएंगी। याद रखना, बेस वैल्यू पहचानना ही सबसे बड़ा टास्क है परसेंटेज के अंदर। जिस प्रकार रेशो प्रोपोर्शन के अंदर हमने सीखा था एचसीएफ निकालना सबसे बड़ा टास्क है, उसी प्रकार परसेंटेज के अंदर बेस वैल्यू निकालना सबसे बड़ा टास्क है कि नीचे क्या आएगा, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, यदि ए का 20% बराबर है बी का 50%, देखो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ए का 20%, अब 20% को आप क्या लिखोगे डायरेक्टली, मैं तो लिख दूंगा 1/5 डायरेक्टली। पता होना चाहिए आपको कि 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। ए का 20% बराबर है बी का 50%, बराबर है बी का 50%, मतलब कि 1/2। 50% का मतलब क्या, 1/2। क्या पूछा आपसे, ए का कितने प्रतिशत बी है, कह रहा है ए का कितने प्रतिशत बी है। तो पहले ए और बी की रेशो निकाल लेते हैं यहां से। देखो, ए यहां पर है ही, 20 के नीचे ले आओ, और ये 5 ऊपर चला जाएगा, और 2 यहां पर नीचे है ही, 2। मेरे को बताओ, रेशो निकाल लिया आपने, रेशो आप पढ़ के आए हो, आपको पता है कि इसका मतलब क्या है, ए रेशो बी 5:2। ये बात तो आप सबको पता है, इतनी बात तो आप सबको पता है, सर पता है। कह रहा है ए का कितने प्रतिशत बी है, कितने प्रतिशत बी है, मतलब बी की परसेंट पूछी है, और बेस क्या है, ए का, किसका, ए का, मतलब के 5 नीचे आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा 100, और आप कहोगे सर 5 दूनी 10 जीरो, मतलब के 40%। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो प्रश्न क्या है, 90 रुपए का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% के बराबर है। देखो 90 रुपए का, मैं यहां पर लिखता हूं 90 रुपए का 83 सही 1/3%, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं उसको 83 सही 1/3%, क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। 90 का 83 से 1/3% बराबर है, बराबर है किसके, 60%, बराबर है कितने रुपए के 60% के बराबर है। देखो अब बराबर मत लिखो वरना कंफ्यूज हो जाओगे। कह रहा है 90 रुपए का 83 से 1/3% हमने लिख लिया, कितने रुपए के, कितने रुपए, रुपए नहीं बताए तो हम रुपए मान लेते हैं एक्स, एक्स रुपए मान ले, कितने रुपए के 60%, इस रुपए के 60%, 60% के बराबर है, के बराबर है। अब बात समझ में आ गई, पूरी क्वेश्चन में नहीं आ गई। अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। आपको पता है आपने ये रुपए निकालने हैं एक्स, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सारे सौदे को दूसरी तरफ ले आओ। लेकिन वो करने से पहले एक काम करो, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो, ऐसे परसेंटेज कट सकती है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर गुणा होनी चाहिए, प्लस वगैरह नहीं होना चाहिए, वरना आप एक काम करो इसको काटो मत, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी हम इसको नहीं काट रहे, परसेंटेज को ऐसे ही छोड़ रहे, ठीक है। देखो 90 गुणा में इसको, सर 83 से 1/3% की आपने फ्रैक्शन वैल्यू तो मैं बताई ही नहीं। आपको हरे मैं आपको मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई, क्यों नहीं बताई, आपकी जरूरत की ही नहीं है। जितनी आपके लिए मैक्सिमम चीजें जरूरत की है वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। 83 से 1/3% आपके पेपर में आया, तो आपको सिंपली कैलकुलेट करना तो मैंने सिखाया है। कैलकुलेट करो इसको, 83 तिये 8 तिया 24, 24 और 3 तिया 9, मतलब कि 249, 249 प्लस 1 250, 250 डिवाइड बाई 3 इंटू में परसेंटेज का मतलब क्या है, 1/100 बराबर एक्स इंटू
60/100। अभी काटो मत कुछ भी, देखो अभी कट जाएगा सारा सौदा। ये 100 से 100 कट गया, नु कानू कट गया सर। 0 से 0 कट गई सर। 3 से कट गया 30 पे, कट गया ना। और 3 से ये कट गया आपका 3 से 10 पर, और 3 से कट गया ये 2 पर। ठीक है। अच्छा, ये आया यहां पर 10 गुणा में ये बचा यहां पर 25, और बटे में आ जाएगा ये 2, ये बटे में आ जाएगा, और बराबर कितना बचेगा x। और इस 2 से आप काटोगे इसको 5 पर, 25 पंजे 125, x की वैल्यू कितनी आई 125। x की वैल्यू कितनी आई 125। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, आप कैलकुलेशन कितने अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न मैंने लगा दिया है, करो। देखो क्या है, कह रहा है 6 और 0.6% के बीच क्या अंतर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको परेशान कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि आप नॉर्मली वो चीजें करते हो जो आपको सिखाई जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें पेपर में आ जाती हैं जो कॉमन सेंस की होती है, और आप फिर बौखला जाते हो क्योंकि आप हो रट्टेबाज। मैथमेटिक्स में रट्टा कभी नहीं चलता साहब, इस बात को ध्यान रखना। क्या है क्वेश्चन? 6 और 0.6% के बीच का अंतर पूछा है, तो सीधी सी बात है 6 और 0.6% निकालो और उनको घटा दो आपस में, अंतर आपको पता चल जाएगा। देखो 6 और 0.6 प्रतिशत को क्या लिखोगे? आप लिखोगे इसको बटे में 100। क्या लिखोगे? बटे में 100 लिखोगे, सीधी सी बात है, बटे में 100 लिखोगे, क्योंकि परसेंटेज हटाया ना आपने। देखो अगर किसी बच्चे का कंफ्यूजन है, 0.6% का मतलब क्या होता है? 1/100। तो परसेंटेज अगर हटा दूं यहाँ से तो क्या आएगा? ये बटे में 100। और अगर इस पॉइंट को भी हटा दूं तो एक जीरो और बढ़ा दो, इसकी 6/1 आ जाएगा। आपको इनका अंतर बताना है। आपको सब बच्चों को दिख रहा है कि ये 6 बड़ा है और ये छोटा है, क्योंकि देखो 6 बटे में जितनी ज्यादा संख्या होगी संख्या उतनी छोटी हो जाती है, आपको पता है। बटे में जितनी बड़ी संख्या होगी ना, संख्या उतनी छोटी हो जाती है। अगर कोई आपसे पूछे कि 1/2 और 1/16 में से बड़ा कौन है, तो आपको लग रहा होगा सर 16 ये बड़ा होगा, नहीं ये बड़ा है, ये छोटा है। बटे में जितनी ज्यादा संख्या होती है वो संख्या उतनी छोटी होती चली जाती है। तो सीधी सी बात है, अगर इसके बटे में देखो, इसके बटे में तो क्या है? एक, कुछ नहीं है तो एक तो है ना। इसके बटे में 1000, तो ये संख्या छोटी है, ये बड़ी है। तो अंतर पॉजिटिव निकालने के लिए हम बड़ी में से छोटी को घटा लेते हैं। इसमें से इसको भी घटा सकते थे, लेकिन फिर वो माइनस में आ जाता, फिर आप कंफ्यूज हो जाते। इसलिए हमने बड़ी में से छोटी को घटाया ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब यहां पर हम इनका एलसीएम अगर ले लें 1000, एलसीएम लिया 1000, आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्टली गुणा हो जाएगी, मतलब कि 6000 हो जाएगा। माइनस ये सेम है तो सीधा यहां पर लिख दो 6, 6 लिख दिया। कितना है साहब जरा देखो, 6000 में से 6 घटाओ, 6000 में से 6 घटाएंगे यह आएगा आपका 4। कितना आएगा साहब? 4 9 9 5 बटे में कितना आ जाएगा? 1000। और आपको पता है 1000 का मतलब है 3 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब कि 5.994, और यही इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा, 5.994। ठीक है साहब, बताओ कोई दिक्कत इसमें? बताओ कोई दिक्कत इसमें? देखो आपके दिमाग में एक बात आओगी कि सर यहां पर आंसर मैच तो नहीं हो रहा, आंसर मैच नहीं हो रहा, लेकिन आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं आप पाओगे कि ऑप्शन नंबर 1 पहला जो ऑप्शन है वो सबसे करीब है, सबसे पास है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट होगा, क्योंकि उसने क्या किया, हमने तो जो कैलकुलेशन की है, हमने जो कैलकुलेशन की है वो पॉइंट के 3 भागों तक हमने कैलकुलेशन की है, लेकिन उसने कैलकुलेशन थोड़ी सी छोटी छोड़ दी, 5.94 पर ही उसने छोड़ दिया। ठीक है साहब, तो हमारा आंसर क्या होगा साहब? ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? बताओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। देखो सारे बच्चे, जैसे ही दो लोगों का नाम ले, तुरंत अपनी कॉपी पर, अपने दिमाग पर उन दोनों लोगों का नाम लिख लो। कह रहा है एक्स वाई से 5 गुना लंबा है। देखो कितनी आसान बात है, एक्स जो है वो वाई से 5 गुना लंबा है, मतलब अगर एक्स 1 है तो वाई 5 है। 5 गुना लंबी की यही बात है, क्यों कर भी ले लो इस चीज ने। ये 100 है तो ये 500 है, ये 5 है तो ये 25 है। 5 गुना का मतलब ये होता है, तो कम से कम लो ना ताकि कैलकुलेशन इजी हो। हमने ले लिया कि भाई वाई अगर 1 है तो एक्स 5 है, ये उससे 5 गुना लंबा है। ठीक है, वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम है, यह बात पूछिए। वाई जो है, वाई जो है वो एक्स से, किससे? एक्स से। वाई जो है वो एक्स से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है? पहले तो बताओ कम कितना है। आपको सर कम तो ये 4 है, 4 कम है ना, तो सीधी सी बात है 4 का परसेंटेज पूछा है। और किससे कम? 4, एक्स से कम 4, तो एक्स कितना है? 5, मतलब बेस में आएगा 5। और यही कला है साहब, बेस समझना ही कला है। 5 को काटोगे 20 पे, 4 दूनी 8 है, मतलब कि 80, मतलब कि 80। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
हम थोड़ा सा स्लो इन चीजों को सीख रहे हैं ताकि, क्योंकि पहली वीडियो है अपनी परसेंटेज की, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार करेंगे। यदि x का 10% y के 15% का तिगुना हो, देखो यदि x का 10%, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, x का 10% y के 15% का, y के 15% का 15/100 कर देते हैं, 15% का 3 गुना हो। देखो x का 10% y के 15% का 3 गुना, मतलब कि x का जो 10% है वो y के 15% के 3 गुणे के बराबर है। कहने का मतलब इसका ये है, पूरी लैंग्वेज को समझे, x का 10% y के 15% के का तिगुना है, मतलब कि इसका तिगुना कर देंगे ना जब ये इसके बराबर होगा। बात समझे, मतलब कि x का 10% y के 15% के का तिगुना है, मतलब कि जब इसका तिगुना करेंगे जब ये बराबर होगा। ये लैंग्वेज होती है साहब जो आपको समझनी पड़ेगी पेपर में, ठीक है, मैंने आपको समझा के दिखाई, अगले से आप इसमें गलती मत करना। अच्छा, ये कह रहा है x अनुपात y ज्ञात कीजिए। अनुपात आप पढ़ के आए हो, आपको पता है अनुपात क्या होता है। कैलकुलेशन कर लेते हैं एक बार, पता चल जाएगा कहां पर गड़बड़ है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 दूनी 10 और 5 तिये 15 हो गया। अच्छा, यहां पर खाली x हमारे पास और ये y इसके नीचे ले आते हैं, क्योंकि हमें x अनुपात y चाहिए, तो x और y को अलग निकाल लेते हैं। यहां पर क्या बचा हमारे पास, 3 तिया 9 और बटे में बचा 2। तो मेरे को बताओ भाई x अनुपात y, x अनुपात y क्या होगा, 9 अनुपात 2 होगा या नहीं, 9 अनुपात 2 होगा या नहीं, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन करो क्या है। देखो 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। देखो 1206 का 1206 का 1/3, दो वर्ड आपको मिलेंगे, 1/3, 1/3, 1/3, 2/3 भी मिल सकता है, 1/3, 2/3, अच्छा 1/4, 1/4, ये कुछ वर्ड हैं जो आपको पेपर में दिख सकते हैं। देखो इसका घबराने की जरूरत नहीं, इनका मतलब क्या होता है, 1/3, एक पहले लिखो, 1/3 का मतलब होता है 3, तो 1/3, इसका मतलब क्या होता है 1/3। 2/3 का मतलब होता है 2/3, 2/3, ठीक है। 1/4 का मतलब 1/4 का मतलब 4, मतलब कि 1/4। इनका मतलब ये होता है, इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कह रहा है 1206 का 1/3, मतलब कि 1206 का मतलब गुणा 1/3, ठीक है। 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं x प्रतिशत है। क्या मान लेते हैं, x प्रतिशत बराबर। बात समझ में आई? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये 134 के कितने परसेंट के बराबर है, तो बराबर तो बात मेनली बात किसी कर रहा है, बराबर होने की कर रहा है कि भाई 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, हमने बराबर लिख दिया। आप कहोगे सर ये कट जाएगा, देखो 3 चौके 12, 0 3 दूनी 6, 402 बराबर 134 गुणा में x प्रतिशत, गुणा में x प्रतिशत, ऐसे छोड़ देते हैं इसको। और मेरे को बताओ भाई x प्रतिशत किसके बराबर होगा, 402 बटे में 134 होगा कि नहीं होगा। आपको सर बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और मेरे को बताओ कितने पे कट जाएगा ये, x परसेंट किसके बराबर होगा। आप कहोगे सर ये कट जाएगा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अगर हम 3 से काटें, देखो 4 से काटोगे तो बड़ा हो जाएगा, 3 से काटोगे तो 4 3 12, एक अंक मैच कर रहा है, 4 3 12 मतलब कट सकता है, तो 3 पे काट दिया, पूरा का पूरा कट जाएगा, चेक कर लेना आप, ठीक है। 3 पे पूरा का पूरा कट रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं कि x प्रतिशत किसके बराबर है, 3 के बराबर। किसके बराबर है, 3 के बराबर। अच्छा 12 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है, ये कह रहा है 3। अब हाँ सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे देखो, आपने वैल्यू क्या निकाली, x परसेंट की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 3 निकाली। सारे बच्चे देखना यहां से, x परसेंट की वैल्यू कितनी निकाली, 3। इसने x प्रतिशत की वैल्यू नहीं पूछी, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, इसने x प्रतिशत की वैल्यू नहीं पूछी, इसने पूछा कितने प्रतिशत है, मतलब कि इस खाली x की वैल्यू पूछी है। हम जो वैल्यू निकाल रहे हैं वो परसेंटेज साथ में लगा रहे हैं, हम जो वैल्यू लगा रहे हैं उसमें परसेंटेज साथ में। इसने कहा कितने प्रतिशत है, प्रतिशत तो उसने खुद ही बोल दिया, उसने सिर्फ x की वैल्यू पूछी है, तो आप भी सिर्फ x की वैल्यू बताओगे। आप कहोगे सर x बटे परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, बटे में 100। परसेंटेज का मतलब क्या है, बटे में 100 बराबर कितने 3 के, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 इस तरफ गुणा हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300, मतलब के 300% है, मतलब के 300% है, 3 गुणा, 300% का मतलब 3 गुणा होना, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो यदि a प्लस बी का 40%, मैं लिख देता हूं, यदि
ए प्लस बी का 40%, 40%। अच्छा दिया है उसने कि बराबर है ए माइनस बी के 60% के, बराबर है ए माइनस बी के 60% के बराबर है, ठीक है। अच्छा परसेंटेज को अगर हम काट भी देते तो कोई दिक्कत नहीं है, परसेंटेज को यहां से ऐसे ऐसे काट दो, क्योंकि ये देखो ए प्लस बी पूरी टर्म है गुणा में 40, ए माइनस बी पूरी टर्म है गुणा में 60, गुणा में सारी चीजें तो भाग भाग इस परसेंटेज ने काट सका, कोई दिक्कत नहीं है। और ना भी काटो तो देखो बटे में 100 करोगे, बटे में 100 करोगे, वैसे भी कट ही जानी है, ठीक है। तो इसको देख के डाउट में बताना। 40 के अंदर गुणा करेंगे, याद आएगा आपका 40, या एक काम कर लो, ये भी देखो कट जाएंगे, 20 दूनी 40 और 20 दिए 60, कट गए ना। दो के अंदर गुणा करो, 2a प्लस 2b बराबर, इसकी 3 के अंदर गुणा करो 3a माइनस 3b, ठीक है। अच्छा इस 2a को उस तरफ ले जाते हैं ताकि माइनस ना ही घट जाए, क्योंकि 3a प्लस है 2a प्लस है, ये उस तरफ जाएगा तो प्लस रहेगा, 3a माइनस 2a, यहां पर कितना है 2b, और ये माइनस 3b इस तरफ आ गया, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3b हो जाएगा, ये आएगा आपका 5b बराबर है, ये आएगा आपका a। 3a में से 2 गएगा, क्या बचेगा, खाली एक a बचेगा, तो हमने क्या लिख दिया a, ठीक है। अच्छा यहां से अगर मैं कहूं कि 5 बराबर a बटा b, 5 के बटे में 1 होता है, तो आप कहोगे कि सर a अनुपात b बराबर है 5 अनुपात 1 के। बताओ इतनी बात क्लियर है, इतनी सी बात क्लियर है, ए और बी का अनुपात आपने निकाल लिया। इसने आपसे क्या पूछा है, इसने आपसे एक रिक्वायरमेंट रखी है, क्या रिक्वायरमेंट है साहब, कि 2a माइनस 3b, 2a माइनस 3b बटे बटे ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये पूछा है आपसे, ये है पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट इसकी। तो कैसे करेंगे आप, आपको पता है ए और बी की वैल्यू है 5 और 1, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 1, यहां से वैल्यू उठाओ ना और उसके अंदर पुट करो, और आपको पता है नीचे क्या आएगा 5 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए कितने, 10 में से 3 गए 7, बटे में कितना 6, तो 7 बटे 6 आपके इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को करना था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो भाई, करो इस प्रश्न को। आपको जो मैंने बेसिक चीजें सिखाई, देखो आपका काम क्या है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने वीडियो को पॉज करना है और पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने का प्रयत्न करना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन देखना है, ठीक है। आपने ये देखना है कि जो मैंने सोल्यूशन किया है और जो सर सोल्यूशन कर रहे हैं उसके बीच में कितना सा अंतर है और क्या हम उस अंतर को खत्म कर सकते हैं। अगर नई चीज सीखने की तरफ एक कदम बढ़ाओगे तो आप परसेंटेज को और अच्छे तरीके से सीख पाओगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है कि चीनी की कुल मात्रा का 5% भाग बिक जाने के बाद, देखो 5% की बात कर रहा है, 5%, 5%, मेरे को बताओ 5% का मतलब क्या है, 5/100 लिख देते हैं, 5/100, और 5/100 का मतलब क्या है 1/20, 1/20। मेरे को बताओ फ्रैक्शन वैल्यू तो यही होगी ना, सारे बच्चे देख लो ध्यान से, फ्रैक्शन वैल्यू यही है ना, मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन आपको नॉर्मली देखते ही पता चल जाएगा कि 5/100 करेंगे तो 1/20 बन जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा आपको पता है कि ये ऊपर वाली परसेंटेज वैल्यू होती है, मतलब 5% की वैल्यू तो ये बनने वाली है, किसके 5% की वैल्यू, इसके 5% की, किसके 5% की वैल्यू 20 की, ये क्या है बेस वैल्यू, क्या है ये बेस वैल्यू, मतलब जहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हुई है वो उसको 20 मानेंगे। कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हुई कि चीनी की कुल मात्रा, बेस क्या थी चीनी की कुल मात्रा, उसमें से 5% भाग बिक जाने के बाद, मेरे को बताओ भाई ये है चीनी की कुल मात्रा, मैंने मान लिया चीनी की कुल मात्रा, कुल मात्रा क्योंकि ये बेस है, चीनी की कुल मात्रा मैंने मान ली कितनी 20 यूनिट, 20 यूनिट मान ली। अब क्या रहा कि उसमें उसका 5% भाग बिक जाने के बाद 20 का 5% भाग जो कि एक है, 20 का 5% भाग जो कि एक है, बिक जाने के बाद 20 चीनी में से अगर आप एक चीनी बेचोगे तो बचा हुआ भाग क्या होगा, बचा हुआ भाग क्या होगा, आप कहोगे सर 19, क्या कहोगे 19 या कुछ और कहोगे, 19 ही कहोगे। कह रहा है कि बचा हुआ भाग कितना है, बचा हुआ भाग कितना, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बचा हुआ भाग है 5 किलोग्राम चीनी बचती है, बचा हुआ भाग कितना 5 किलोग्राम, मतलब ये 119 यूनिट तो हमने निकाले हैं, 19 यूनिट तो हमने निकाले हैं, कह रहा है कि 5 किलोग्राम चीनी बचती है 5% बेचने के बाद। तो मेरे को बताओ भाई इस 19 की वैल्यू इस 5 किलोग्राम के बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आपको सर होनी तो चाहिए, चीनी की कुल मात्रा बतानी थी, तो मेरे को बताओ भाई अगर 19 की वैल्यू 5 के बराबर है, अगर 19 की वैल्यू 5 किलोग्राम के बराबर है तो मेरे को बता दो भाई 20 की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे सर 1 की वैल्यू 5/19, तो 20 की वैल्यू 5/19 गुणा में 20, और यही आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा।
यही आपका इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर होगा। आप कहोगे सर ये ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, सर ये ऑप्शन तो कहीं पर मैच नहीं कर रहा। ध्यान से देखो, आपको जो ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है वो कुछ कुछ मैच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी हम इसको मैच करा देंगे। देखो 20 पंजे 100, 100 बटे 19, 100 बटे 19 को जरा सोल्व करते हैं। 100 बटे 19 को सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करोगे? देखो 100 बटे 19 का मतलब क्या है, आपको पता है 19 पंजे क्या होता है? 95। 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 5 पे गया, कितना शेषफल बचा? 5। तो 5 लिख दो ऊपर और बटे में लिख दो 19, यही आपका उत्तर है। 5 सही 5 बटे 19 किलोग्राम, 5 सही 5 बटे 19 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है साहब, बात समझ में आई ना? अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो क्वेश्चन सोल्व करने का नया प्रोस्पेक्ट आपके समझ में आया है, वेरी गुड। और अगर कोई बच्चा इसको करने में दिक्कत मानता कि सर ये हमें हमारे समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहां पर देखो ऐसे भी कर सकते हो। आप यहां पर ऐसे कर सकते हो कि हम मान लेते हैं कुल भाग, हमने मान लिया कुल भाग है 100%, कुल भाग 100% है। देखो ये तो ट्रेडिशनल तरीके हैं, अगर इनसे चिपके रहोगे तो आप स्पीड कब पकड़ोगे? ठीक है ना, इसलिए आपको नई चीजें सिखाई जा रही हैं। कुल मात्रा आपने 100% मान ली, आपको पता है 5% भाग बिक गया, तो बचा कितना? 95% भाग, यही तो कहोगे। अब अगर इनकी रेशो निकाल लें, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 5 दूनी 10, 0। अच्छा 5 के 5, 5 45, मतलब 20 से कितना भाग बच गया? 19 भाग बच गया। बात समझ में आ रही है ना? 20 से 19 भाग बच गया। और यही चीज मैंने आपको डायरेक्टली बताई थी कि टोटल भाग 20, उसका 5% मतलब कि एक बिक गया, तो बचा कितना? 20 में से एक गया, 19 बच गया। यही बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। वार्षिक परीक्षा में पंकज को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। देखो एक वार्षिक परीक्षा है भाई जिसमें पंकज को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। आपको पता होना चाहिए 10%, बस आपकी नजर सिर्फ 10% पर होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। यह है आपका पहला प्यार, यह है आपका पहला प्यार, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। 10% का मतलब है 1/10। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वार्षिक परीक्षा में पंकज को गणित में सुप्रियो से, किससे? सुप्रियो से। तो हम कह सकते हैं कि जो बेस वैल्यू है ये सुप्रियो है, सुप्रियो मतलब कि सुपीरियो के जो अंक हैं वे ये हैं। अगर हम कहें एस से डिनोट करें सुपीरियो को, तो 10 अंक किसको प्राप्त हुए? सुपीरियो को। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्योंकि कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट हुई? बेस वैल्यू क्या है? मैं हर बार बेस वैल्यू बोल रहा हूं, मैं पागल थोड़ी हूं। कोई ना कोई खास बात तो होगी साहब इसके अंदर। पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर पूरा पूरा चैप्टर निकाल दोगे इसी चीज के ऊपर, मैं बताता हूं आपको, फर्क भी नहीं पड़ेगा कि आपने परसेंटेज पढ़ भी लिया या नहीं। इतना आसान कंसेप्ट, ये इतनी आसान आपकी सोच बना देगा। तो देखो आपको पता है कि भाई बेस वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। वार्षिक परीक्षा में पंकज को गणित में सुपीरिया से, किससे? सुपीरिया से 10% कम अंक मिले। मतलब कि सुपीरिया के अंक अगर मैं 10 मान लूं, तो इसके 10, इस 10 का 10% कितना होता है? आपको सर 1 होता है। तो मेरे को बताओ भाई पंकज को कितने अंक मिले होंगे? 10% कम, मतलब कि 10 में से 1 कम मिला होगा, मतलब कि 9 अंक मिले होंगे। सर अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में बढ़ने लगा है, ऐसी बातें आप सोच रहे होगे। आप कहोगे पंकज को 81 अंक मिले। कह रहा है पंकज को 81 अंक मिले, वास्तविक संख्या बता रहा है। हमने तो कितनी मानी है? 9। हमने जो लेट किया वो कितना लेट किया है? 9। लेकिन वास्तव में कितना कह रहा है? 81 अंक। कितना कह रहा है साहब? 81 अंक। कितना कह रहा है? 81 अंक। अगर 81 अंक मिले मेरे भाई, मेरे को बताओ कितने गुना मिल रहे हैं आपको? सर 9 गुना, 9 न्यू 81, 9 गुना अंक मिल रहे हैं ना। तो सीधी सी बात है, क्या पूछा इसने? सुपीरियो के अंक क्या है? सुपीरियो के अंक क्या होंगे? सुपीरियो के अंक भी 9 गुना ही होंगे। कितने गुना होंगे? अगर आपको एक बार गुणज मिल जाता है तो उसी गुणज से काम चलाओ। 10 में 90 अंक किसके हैं? सुपीरियो के। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ में आई बात? अगला प्रश्न देखो, हमने यहां पर कुछ खास लिखा है? कुछ भी खास ऐसा लिखा हो? छोटी छोटी चीजें लिखी है, लेकिन हमारी मेन बात क्या है, दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा। आप किसी चीज को ज्यादा लिख नहीं रहे, कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे, छोटी छोटी चीजें लिख रहे हो और आपके क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो भाई क्या है अगला प्रश्न। 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा? मान क्या होगा? देखो 1.5 मीटर की एक क्या है? लाइन है। एक लाइन है जिसको गलती से 1.55 मीटर मापा गया। देखो भाई 1.5 मीटर की एक लाइन है, उसको गलती से 1.55 मीटर मापा गया, त्रुटि का प्रतिशत में क्या मान होगा ये पूछा है। मेरे को बताओ पहले कि त्रुटि हुई कितनी? त्रुटि कितनी हुई मेरे को बताओ। आप इस चीज को क्या लिख सकते हो? त्रुटि होने के लिए हमें अंतर देखना पड़ेगा इनका।
अंतर देखना पड़ेगा। ये ज्यादा दिख रहा है आपको, ये कम दिख रहा है। क्यों कम दिख रहा है? क्योंकि देखो इसके आगे कुछ नहीं तो जीरो लगा सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, जीरो लग जाती है। पॉइंट के बाद आगे जीरो लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं होती। और आपको दिखता है ये 0.1.55, तो ये बड़ा है, घटा लेते हैं एक बार इसको, 1.55 को 1.50 घटा लेते हैं, कितना आएगा 5, 0.0, 0.05 की त्रुटि हुई। कितनी हुई? 0.05 की त्रुटि हुई। अब प्रतिशत में त्रुटि बतानी है तो 0.05 भी लिख दोगे, गुणा में 100 भी लिख दोगे, लेकिन समस्या आएगी कि बटी में क्या लिखें, बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू क्या है? मैं फिर से आपको वही कह रहा हूं, बेस वैल्यू का मतलब होता है जहां से चेंज होना स्टार्ट हुआ, जहां से कैलकुलेशन होनी स्टार्ट होती है, उसको बेस वैल्यू बोलते हैं। आप कहोगे सर, आप कहोगे सर ये मानना था, ये मान लिया, मतलब फिर तो बेस वैल्यू ये हुई, यही कहोगे ना? बिल्कुल सत्य है, यही क्या होगी हमारी बेस वैल्यू होगी, क्योंकि ये चीज तो हमें लिखनी थी, गलती से हम इस पर आए। तो जो गलती हुई, गलती कहां से होना स्टार्ट हुई? 1.5 से। अब बढ़ते 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 गलती कहां पर चली गई? 1.55 तक। कैलकुलेशन कहां से होना स्टार्ट हुई? कैलकुलेशन 1.5 से। कैलकुलेशन होती 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 कहां पर चली गई? 1.55 तक। कैलकुलेशन स्टार्ट कहां से हुई? 1.5 से। इसलिए हम यहां पर नीचे बेस वैल्यू क्या लगा देंगे? क्या लगा देंगे साहब? 1.5। जीरो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा? अब देखो आपको थोड़ा सा मैं एलोबरेट करता हूं, ज्यादा आपको ट्रिक्स पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधी सी बात एक पता होनी चाहिए, जितने के बाद पॉइंट है उसके बटे में उतनी ही जीरो लग जाएंगी। जैसे कि देखो, अगर यहां पर एक दो दो अक्षरों के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो नीचे लग जाएंगे 2 जीरो, मतलब कि 100। मामला रफा दफा। यहां पर आपको दिखता है एक के बाद पॉइंट, इस पॉइंट को हटाओ, बटे में लगाओ 10, लेकिन ये 10 ज्यादा नीचे हो गया। ये कह रहा है कि सर मैं ज्यादा नीचे हो गया, मेरे को थोड़ा सा ऊपर ले के आओ, तो इसको सीधा इस वाले खाने पर ले आओ, यहां से मिटे के इसको ऊपर ले जाओ 10 गुणा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब आप क्या कहोगे? सर 100 से 100 कट रहा है, सर 100 से 100 कट रहा है, सर 5 से 3 कट रहा है, 10/3 कितना आया? 10/3। आंसर देखते हैं जरा क्या क्या है, ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, त्रुटि प्रतिशत का मान बताना ना। देखो 10/3 आया, इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप क्या लिखोगे? 3 तिया 9, और 1 बचेगा, और बटे में फिर क्या लिखोगे? 3, मतलब कि 3 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं साहब, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लगाया है, देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर। इतने प्यार से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा जितने प्यार से हम आपको पढ़ा रहे हैं। पढ़ाई कम और प्यार ज्यादा कर रहे हैं आपसे। देखो, एक डिब्बे में 100 नीले गोले हैं, गोले हैं साहब, गोले। एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर 100 गोले हैं भाई, ब्लू। नीले गोले कितने हैं? 100 लिख दिए मैंने। आगे क्या है? 50 लाल गोले हैं। रेड गोले भी हैं भाई, कितने? 50 हैं। अब सारे बच्चे ध्यान से देखना। और क्या रहा है? और 50 काले हैं, ब्लैक भी हैं। अब ब्लू लिख दिया तो हम यहां पर ब्लैक पूरा लिख देते हैं, ब्लैक। कितनी है? ये भी 50। 100 50 50 कुल मिलाकर कितने हैं? 200 हैं। ठीक है, कह रहा है 25% नीले गोले, 50% लाल गोले निकाल लिए गए। देखो 25% नीले, 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। और 100 का और आपको सीधे से पता है 100 का 25% तो 25 ही होता है। अगर इसमें से 25 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 75। जो ब्लू, जो नीले गोले हैं वो कितने बचेंगे? 75। फिर कह रहा है कि नीले गोले 25%, 50% लाल गोले निकाले गए। 50% मतलब कि आधे काट लिए लाल गोले, रेड गोले, तो ये भी 25 काट लिए। 50 का आधा कितना होता है? 25। तो ये कितने बचे हमारे पास? 25 बचे। और ये निकाले नहीं, ये तो हमारे पास कितने हैं? 50 ही है। इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कह रहा है तब काले गोलों का प्रतिशत क्या है? कह रहा है काले गोलों का प्रतिशत क्या है? काले गोले अब निकालने के बाद काले गोलों का क्या प्रतिशत बचा? आप कहोगे सर काले गोले तो 75 हैं, काले गोले तो 75 हैं, बटे में इनटू में 100 तो कर दोगे, लेकिन बेस वैल्यू क्या? हर बार क्वेश्चन कहां पर फंस रहा है? बेस वैल्यू के ऊपर फंस रहा है कि सर बेस वैल्यू कैसे बताएंगे? काले गोले कितने प्रतिशत हैं? मेरे को बताओ, काले गोले कितने प्रतिशत हैं? इसमें तो ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, आपको पता है एक बक्से के अंदर इतने गोले बचे, कुछ निकाल लिए, तो अब हमारे पास इतने बचे। अगर हमें यह बताना है कि काले गोले कितने प्रतिशत है, तो आप रिलेशन किससे बनाओगे? टोटल गोलों से। सीधी सी बात है। ये तो कह नहीं सकते कि बटे में आप रेड गोले लगा दो या फिर ब्लैक गोले लगा दो, नहीं, सारे के सारे गोले बटे में लगेंगे, क्योंकि परसेंटेज जो निकालनी है ना, पूरे डब्बे की परसेंटेज निकालनी है, तो पूरे डब्बे के टोटल गोले कितने हो जाएंगे? आपको भी सर 75 और 25, 100 और 150, 150। इसका मतलब क्या है? 1/2। और 1/2 गुणा 100 मतलब के 50%।
कितने हैं साहब? 50%। कितने हैं? 50%। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो भाई, देखो जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और फिर 10% बढ़ाया जाता है तो उस संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? पहली बात तो अपने दिमाग में हमेशा सेट कर लो, अपने दिमाग में हमेशा सेट कर लो, अगर आप किसी संख्या में से कुछ परसेंटेज घटाते हो और फिर उतना ही परसेंटेज बढ़ा देते हो, कुछ परसेंटेज घटाते हो और फिर उतना ही परसेंटेज बढ़ा देते हो, ये दिखने में तो सेम लगता है लेकिन एक्चुअल में इसमें हमेशा आपको लॉस होगा, इसमें हमेशा आपको लॉस होगा। कैसे लॉस होगा? अब जैसे मैंने क्या बोला कि हमेशा लॉस होगा, हमेशा कमी होगी, तो सीधी सी बात है ऑप्शन नंबर 1 तो गलत हो गया, या तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है या फिर ऑप्शन नंबर सी ठीक है, दूसरा या तीसरा ऑप्शन सही हो सकता है। और चौथा है कोई परिवर्तन नहीं, परिवर्तन होगा, परिवर्तन जरूर होगा। देखो कोई संख्या है, हम मान लेते हैं एक संख्या है 100, देखो हम बेसिक से जा रहे हैं, एक संख्या है 100, अगर इसमें से मैं कहूं कि 10% घटाओ तो आप कहोगे कि सर 90% हो गया, या फिर 90, मान लो 100 एक संख्या 10% घटाया कितना हो गया? 90 हो गया, ठीक बात है। अब आप कोई सा 10% जोड़ दो तो फिर 10% जोड़ दिया तो सर ये तो फिर 10 जुड़ गया, ये तो फिर 100 हो गया। लेकिन आपने गलती क्या की? आप कहोगे सर कोई परिवर्तन नहीं है, देखो आप कहोगे सर देखो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आप यही कहोगे ना। लेकिन गलती क्या हुई कि जब हमने 10% घटाया, 10% घटाने के बाद क्या आया हमारे पास? 90 आया, 90 आया ना। उसके बाद फिर 10% जोड़ना था, उसने ये तो नहीं कहा ना कि 10% मूल संख्या का जुड़ेगा, उसने ये तो नहीं कहा ना कि 10% मूल संख्या का जुड़ेगा कि यहाँ पर आप 10 जोड़ो, नहीं, उसने कहा कि 10% जोड़ना है संख्या का। संख्या हो क्या चुकी है फिलहाल? 90 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 90। 90 का 10% जुड़ेगा, किसका 10% जुड़ेगा साहब? 90 का 10% जुड़ेगा। और 90 का 10% कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 10% का मतलब एक जीरो उड़ा दो, मतलब कि 9। 90 का 10% कितना होता है? 9 होता है। ये आ जाएगा 99 के बराबर। किसके बराबर? 99 के बराबर। अब आप कहोगे सर 100 रुपए की एक संख्या थी, 100 एक संख्या थी जिसको 99 कर दिया गया, नाइंसाफी करी गई। 100 रुपए की एक संख्या, 100 रुपए बोल रहा हूं बार बार, 100 एक संख्या है जिसको 99 कर दिया गया, मतलब उसमें कमी आई। कितनी कमी आई? एक की कमी आई। और कहां से कमी आई? बेस क्या था? 100। तो 100 से बेस, अगर 100 बेस है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। एक की कमी है तो मतलब कि 1% की कमी, बात खत्म। 1% की कमी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन को करने की ट्रिक क्या है? 10% घटाया, 10% बढ़ाया, बटे में 100। एक बात को ध्यान रखना कि हमेशा कमी होगी, मतलब कि 1% की कमी होगी। बात समझ में आई? 20% बढ़ाते, 20% घटाते, बटे में करते 100, जीरो से जीरो कट जाता, 4% की क्या आती? कमी आती। बढ़ेगा कभी नहीं, घटेगा हमेशा। कब होगा? जब सेम हो, उतनी ही घटाए उतनी ही बढ़ाई, ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो क्या है यदि राम की आय शाम की आय से 12 से ही 1/2% अधिक है। देखो 12 से ही 1/2%। सर आप क्या कर रहे हो? आप पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ परसेंटेज देखते हो, बाकी तो देखते नहीं। आप सर बहुत ही भेदभाव करते हो। साहब ये भेदभाव नहीं है, ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। परसेंटेज को पकड़ो और अपनी काबिलियत को पहचानो। 12 से ही 1/2% का मतलब 1/8 होता है। ये बात कितने बच्चों को पता थी? हाथ उठाओ जरा अपने अपने जगह पर, जहां पर बैठे हो हाथ जरा उठाना। और नहीं पता थी तो क्यों नहीं पता थी जब आपको बता दिया गया था कि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है? पहले ही मैंने आपको थोड़ी चीजें बताई है, ज्यादा चीज नहीं बताई। थोड़ी चीजें बताई हैं, आपको पता होनी चाहिए। 12 से 1/2% का मतलब क्या है? 1/8 नहीं पता। 12 दूनी 24 और 1 25/2। परसेंटेज का मतलब 1/100। 2500 का 100, 4 दूनी 8, 1/8। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कैलकुलेट करी थी और पिछली क्लास में हमने ये चीजें सीखी थी। कोई बात नहीं, नहीं पता तो। यदि राम की आय शाम की आय से 12 से ही 1/2% अधिक है, और किसकी आय से? देखो अब यहां पर मेन मुद्दा आ जाता है। आप सबको पता है कि भाई यह है बेस वैल्यू, यह है बेस वैल्यू, 8 है बेस वैल्यू। सर किसको ले? राम को ले, शाम को ले? यहां पर लिखते हैं राम, यहां पर लिखते हैं श्याम। ठीक है, कह रहा है कि राम की आय शाम की आय से, वर्ड को पकड़ रहे हो सब, भावनाओं को पकड़ो। राम की आय शाम की आय से किससे? कैलकुलेशन कहां से होनी स्टार्ट हुई? बेस वैल्यू से, मतलब कि शाम से। 12 से 1/2% मतलब 8 जो वैल्यू है ये शाम की है। मेरी भावनाओं को पकड़ना साहब। कह रहा है से अधिक, राम की आय शाम की आय से 12 से 1/2% अधिक। राम की अधिक है किससे? शाम से। मतलब कि अगर 8
ये शाम की है, तो इसका 12 से 1/2% मतलब के कितना, एक, मतलब के अधिक है किसकी, राम की, तो इसकी हो जाएगी 9। हर बार घटता नहीं साहब, जुड़ भी जाता है। 8 शाम की वैल्यू मानी हमने, 8 का 12 से 1/2% कितना होता है, 1। और इतनी ज्यादा किसकी है, राम की है, तो 8 और 1 9 हो जाएगा। बात क्लियर। शाम की आय राम की आय से कितनी कम है, शाम की आय राम की आय से, किससे, राम की आय से, तो पहले नीचे लगा दो 9, किससे, बेस मान लिया 9, कम है, एक कम है, 1/9 गुणा में 100 लगाओ या मत लगाओ, आपको पता होना चाहिए था कि 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। अगर नहीं पता तो गुणा में 100 करके कैलकुलेट करते रहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखो, देखो एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी की गई। देखो एक व्यक्ति है, उसके वेतन में 10% की कमी की गई। देखो 10% का मतलब क्या है, 1/10, और 10% की कमी की गई मतलब पहले उस व्यक्ति का वेतन कितना था, 10, बेस वैल्यू पहले कितनी थी, 10, परिवर्तन किया गया, बेस वैल्यू के अंदर परिवर्तन किया गया, पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 10, और अब 10% की वैल्यू की कमी करी गई वेतन में, सैलरी उसकी कितनी हो गई, 9 हो गई। 10 में से 1 घटा दो, कितनी आ गई, 9। बात समझ में आ रही है। उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। देखो कितनी अच्छी बात है, किसी व्यक्ति के वेतन में कमी हो रही है, उसको दोबारा से बढ़ाया जा रहा है, जरा बढ़ चढ़कर हिस्सा लो और इसको बताओ कि साहब कितने % लगाना पड़ेगा। तो आप कह रहे हो कि सर 10 से 9 करते टाइम तो हंगाला गया नहीं, 10% कम करनी पड़ी, लेकिन अब जब आप वापस बढ़ा रहे हो ना सैलरी को, आप वापस 10 की तरफ जा रहे हो, आपको ऐड तो एक करना पड़ेगा। जैसे आपने यहां पर एक घटाया था, आपको ऐड तो एक ही करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार बेस वैल्यू 10 नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे, क्योंकि सैलरी घट चुकी है, अब बेस वैल्यू बदल चुकी है, अब बेस वैल्यू 9 चुकी है। अब आप जो परिवर्तन करोगे वो उसकी घटी हुई सैलरी पर करोगे, 9 पर करोगे, 9 से परिवर्तन होकर 10 पर जाएगा, मतलब के बेस वैल्यू आएगी 9, और 1/9 का मतलब क्या होता है, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझते चले जाना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, देखो किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई और फिर 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन क्या है, मेरे को बताओ। सारे बच्चे आंख मीच के बताओ, 20% की वृद्धि 20% की कमी, सर सेम चीज घट रही है बढ़ रही है, 20 गुणा 20 मतलब के बटे में 100, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 4% की कमी होगी, साहब बात खत्म। ऑप्शन चेक करो, पहला ऑप्शन फिट बैठ गया, बात खत्म, खत्म। आपको कॉपी पेन उठाने की ही जरूरत नहीं है। 20% की वृद्धि 20% की कमी मतलब के कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। गड़बड़ क्या है, 20 गुणा 20 मतलब 400 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना आया 4, और हमेशा क्या होती है, कमी, तो 4% की कमी। आपको एक ऑप्शन दिख भी रहा होगा कि 4% की वृद्धि। बच्चे कई बार गलती से वृद्धि कर जाते हैं, लेकिन याद रखना ऐसे केस में हमेशा हमेशा और हमेशा कमी होगी। ध्यान क्या रखना कि सेम चीज घटनी बढ़नी चाहिए, 20% बढ़ी है तो 20% घटनी चाहिए। एक बार करके देखते हैं इसको। 100 रुपए मान लो क्या थी, उसकी सैलरी थी, 20% की वृद्धि की गई मतलब कि 120%, 120 कर दिया। 20% की वृद्धि का मतलब क्या भाई, 120 करना, और वापिस 20% की कमी करने का मतलब क्या है। अब यहां से अगर आप 20% की कमी करोगे तो 120, अभी तो उसकी वैल्यू 120 हो चुकी है ना, इसका 20% कितना होगा, 10% तो 12 होगा, 20% कितना होगा, 24 होगा, मतलब अब 24 घटेगी ना, तो 20 और 4 मतलब कि 96 नहीं बचेगी इसकी सैलरी। मतलब 100 सैलरी पहले थी और अब कितनी होगी, 96, मतलब कितनी कमी होगी, 4 की, और 4 की कमी हुई तो मतलब घाटा हो गया 4% का, ठीक है साहब, पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो अगला प्रश्न देखते हैं। किसी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी जाती है। देखो भी कोई संख्या है उसमें 10% की वृद्धि कर दी जाती है और फिर उसमें 10% की कमी कर दी जाती है। देखो अंतिम रूप में उस संख्या में, अरे ये तो कुछ है नहीं, सेम वैसे तो क्वेश्चन है, 10% की वृद्धि करी गई, 10% की कमी करी गई, 10 गुणा 10 मतलब कि 1% की हमेशा कमी ही होगी, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा। देखो कपड़ा है, उसका मूल्य 25% कम कर देने पर, सॉरी, कपड़े का मूल्य 25% कम कर देने पर उसकी बिक्री की मात्रा में 20% की वृद्धि हो गई, तदनुसार दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। मतलब पहले जो दुकानदार प्राप्त कर रहा था और अब जो दुकानदार प्राप्त कर रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ा। देखो दो चीजें हैं, जो मूल्य 25% कम कर दिया गया, मान लो
25%। मैं यहां पर लिखता हूं प्राइस, देखना सारे बच्चे ध्यान से, प्राइस इसका मतलब होता है 1/4। अब कह रहा है कि पहले मूल्य कितना था 4, 25% कम कर दिया, मतलब कि अब मूल्य कितना हो गया है 3। अब तो आप ये चीज समझ रहे हैं, फेमिलियर हो गए हो। अब आपको पता कि कैसे बेस वैल्यू पहले कैलकुलेशन करके 3 कर दिया गया। अच्छा, ये तो होगी प्राइस की बात। अब कह रहा है कि उसकी बिक्री की मात्रा 20% की वृद्धि हो गई। अगर आप किसी चीज का प्राइस लो करोगे तो सीधी सी बात है सेल बढ़ेंगी, तो 20% की उसकी सेल बढ़ गई, मतलब कि यहां पर है उसकी सेल, सेल और 20% सेल बढ़ी। 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब पहले अगर सेल 5 हो रही थी, पहले बेस वैल्यू क्या थी 5, अब 20% बढ़ गई, मतलब कि 6 हो गई। सीधी सी बात है, 4 रुपए की एक चीज कोई वस्तु कोई व्यक्ति बेचता है और वो एक दिन में 5 चीजें बेच पाता है, तो 5 चौका 20, मतलब कि हाल में, मतलब कि पहले वो 20 रुपए कमाता था, 20 रुपए की सेल थी उसकी टोटल एक दिन की, लेकिन अब उसने अपना प्राइस थोड़ा कम कर दिया, 3 रुपए की चीज बेचने लगा, जिससे हुआ क्या, वो चीज थोड़ी सी फालतू बेचने लगा। 5 चीजों से अब 6 चीज बेचने लग गया। अब कितने रुपए कमा रहा है, 6 दिन 6 3 18, मतलब कि अब भी वो जो टोटल रुपए पहले कमा रहा था उससे कुछ ना कुछ कम ही कमा रहा है। जो पहले 20 रुपए कमा रहा था अब कितने कमा रहा है 18 रुपए, तो कम कितने कमा रहा है, 2 रुपए कम कमा रहा है। कहां से, 20 रुपए से। तो आप कहोगे सर 1/10, मतलब के 10% की कमी है। 10% की कमी है टोटल शकल में। टोटल शकल में कितनी है, 10% की कमी, मतलब कि 10% का हरास, हरास मैंने भी कमी होता है, डिप्रेशिएशन बोलते हैं हरास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। कोई दिक्कत इसमें, बताओ सारे बच्चे, समझ में आ गई ना बात, क्लियर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है। देखो, किसी वस्तु के भाव में 25% की कमी की गई, वही सेम क्वेश्चन है, कर लेते हैं। वस्तु के भाव में, प्राइस की बात हो रही है, क्या कर रहे हैं 25% की कमी। अब देखो बिना लिखे करोगे आप, 25% की कमी, 25 का मतलब होता है सर 1/4। कमी का मतलब पहले 4 थी तो उसमें से 1 घटा दो, मतलब कि अब 3 हो गई, मतलब कि प्राइस पहले अगर 4 था तो अब 3 हो गया। कितने तेज हो गए हो आप, कितने तेज, देखते देखते आप बहुत तेज हो गए हो। आगे कह रहा है किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 30% की वृद्धि हो गई। वस्तु की दैनिक बिक्री में मतलब सेल क्वांटिटी जो हुई उनकी, वो 30% की वृद्धि हो गई। अब यहां पर मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, 30% है ना, 30% की वृद्धि, इसका मतलब है 30/100, मतलब कि 3/10। 30/100 मतलब कि 3/10। पहले अगर 10 क्वांटिटी बिक रही थी तो अब कितनी ज्यादा बिक रही है, 3 ज्यादा बिक रही है। पहले अगर 10 बिक रही थी तो अब 13 बिक रही है। तो टोटल सेल क्वांटिटी कितने पैसे मिले, पहले मिल रहे थे उनको 40 रुपए, 10 का 40, अब मिल रहे 13 अब भी कमी है कितने रुपए की, 1 रुपए कम बिक्री हो रही है। और पहले कितनी होती 40, तो परसेंटेज निकाल देते हैं 1/40, गुणा में कर दो 100 के। देखो 10/4 आ गया, मतलब कि 5/2, मतलब कि 2.5%। 2.5% ऑप्शन नंबर क्या, देखो 2.5 नहीं, 2 से 1/2 है। देखो 2.5 को आप क्या लिख सकते हो, यहीं से यहां से उसने 2.5 नहीं लिखा, उसने क्या लिखा, 2 दूनी 4, शेषफल क्या बचा 1/2, 2 से 1/2% की कमी। कमी तो आपको दिख रही है, 40 से 39 की कमी तो आपको दिख रही है। तो आप क्या कहोगे, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गलती से ऑप्शन नंबर 1 मत लगा देना भाई, ठीक है, गलती से ऑप्शन नंबर 1 मत लगा देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खत्म जी। ये थे अपने आज के क्वेश्चन, ठीक है साहब, ये थे अपने आज के क्वेश्चन। बाकी जो क्वेश्चन है देखो, ये थे बेसिक बेसिक क्वेश्चन, जहां पर आप ये समझ पाते हैं कि प्रतिशत एक्चुअल में होता क्या है। आज की इस क्लास में हमने यही सीखा कि परसेंटेज क्या होता है, कैसे उसके बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने आने चाहिए। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है वो अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।